हेलो लर्नर्स, मैं हूं अनन्या सुमन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिसन लैब में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs सीटेट के, और हम कर रहे हैं इसके साथ सीटेट 2022 की तैयारी। और इस सीरीज का नाम है समाधान सीरीज, और आज है क्लास 6th। और ये आज की क्लास हमारे समाधान सीरीज की लास्ट क्लास है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है 90 क्वेश्चन डील कर चुके हैं, और कम से कम 20-30 क्वेश्चन, तो कम से कम भी तो 20 क्वेश्चन आज रहेंगे ही। तो इसके साथ क्या होगा कि हम क्लियर कर चुके होंगे कितने क्वेश्चन को, कम से कम भी 100-115 क्वेश्चन हम डील कर चुके होंगे प्रीवियस ईयर के, जिसके साथ हमने पढ़े हैं उसके सारे थ्योरीज और उसके आंसर को बिल्कुल डिटेल में समझा है हमने। तो इससे क्या होगा, हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं अब सीटेट के लिए। अब हम कह सकते हैं कि सीटेट तुम आओ, हम क्लियर कर लेने वाले हैं तुम्हें, वो भी बहुत आराम से। और क्योंकि हम अच्छे जानते हैं कि CDP, ठीक है, यानी कि इसमें से अगर P हटा लें पेडागोजी का, तो पेडागोजी तो हमें हर सब्जेक्ट में मिलनी है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे वो टॉपिक जो है कॉमन रहते हैं, जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन, NCF, NEP, ये सारे बहुत कॉमन टॉपिक हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और ये सब हमने इसमें पढ़ा है। तो मतलब आप समझ रहे हो, आप केवल 30 नंबर की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप पूरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हर बार हर पार्ट में आपको 15 नंबर का पेडागोजी मिलने वाला है, और अगर आप इसको समझ लेते हो अच्छे से, तो आपको हर पोर्शन में हेल्प होने वाली है ना। तो आज के इस सीरीज के क्लास के साथ हम कर देंगे इसकी एंडिंग। और ध्यान रखिए कि आपको सारे के सारे PDF कहाँ मिलने वाले हैं, हमारी वेबसाइट पे। और वेबसाइट का लिंक कहाँ है, वेबसाइट का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो आप ज़रूर ध्यान से डिस्क्रिप्शन से लिंक को ले लें और अपने PDF को डाउनलोड करें और आराम से पढ़ें, ठीक है। इत्मीनान हो जाइए कि आप सीटेट पास करने वाले हैं इस बार, बिना किसी टेंशन के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। According to Jean Piaget, children in pre-operational stage of development are able to do। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण के में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या याद करना है कि जिस स्टेज की बात यहाँ कर रहा है, ये कौन सा स्टेज है। सभी को याद है कि पियाजे ने 1, 2, 3, 4 4 स्टेज की बात की है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सा स्टेज है, दूसरा स्टेज है, ठीक है। तो हमें जानना है कि दूसरे स्टेज में बच्चा क्या करेगा। तो रिवर्सिबल थिंकिंग करेगा, यानी कि प्रतिलोमिक चिंतन करेगा, या फिर मेक बिलीव प्ले करेगा, प्रतीकात्मक खेल खेलेगा बच्चा, या फिर हायरार्किकल क्लासिफिकेशन करेगा, यानी कि अनुक्रमिक वर्गीकरण करेगा, या फिर संरक्षण करेगा। तो जिसने भी मेरी वीडियोस प्रीवियस वाली देखी होगी, तो उसको अभी तक में याद हो चुका होगा कि रिवर्सिबल थिंकिंग, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन, ये सभी जो है किसके हैं गुण, ये सभी थर्ड स्टेज के, यानी कि मूर्त अवस्था के गुण हैं। तो जब सबके सब थर्ड स्टेज के गुण हैं, तो हमारे पास आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो बिल्कुल देखिए, ध्यान से देखिए, आपको सारे आंसर ढूंढने ही नहीं पड़ेंगे, आपको ऐसे आंसर मिल जाएंगे। बस आपको ऑप्शन देखना है और आपको आंसर पता होगा, टाइम ही नहीं वेस्ट होगा आपका। तो हमारे पास आंसर आ चुका है। आंसर है मेक बिलीव प्ले, यानी कि प्रतीकात्मक खेल, ठीक है। तो इसी को जो है ना एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जो कि है एनिमिज्म। एनिमिज्म नाम से भी जाना जाता है। प्रतीकात्मक खेल हो या फिर मेक बिलीव प्ले हो, इसमें क्या होता है ना कि बच्चे प्रतीकों को पहले तो समझने लगते हैं, प्रतीकों को समझते हैं। मतलब कि जब आप उनको एप्पल का फोटो दिखाओगे ना, आप इसको एप्पल नहीं बोलिए, कोई बात नहीं है, आप सोच लीजिए कि ये एप्पल है, अमूर्त चिंतन कीजिए एप्पल है, ठीक है। ये अगर आप उसको एप्पल की पिक्चर दिखाओगे ना, तो वो समझ जाएगा कि ये एप्पल है, मतलब वो प्रतीकों को समझ पा रहा है, उसी को कहते हैं प्रतीकात्मक, ठीक है। और अगर इसका इंग्लिश देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेक बिलीव, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मेक बिलीव लिखा हुआ, मतलब कि उसको जो लगता है कि वो सही है, सच है। जैसे कि एनिमिज्म में उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि सभी चीजें जीवित हैं, सभी चीजों में जान है। इसी को कहते हैं जीववाद या फिर सजीववाद, जो भी नाम दे दिया जाए इसको। उसमें क्या होता है, बच्चे को लगता है कि हर चीज जीवित है। आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चे को जिस चीज से चोट लगती है ना, वो उसको मारता है। उसको लगता है कि मुझे चोट लग रही है तो उसको भी चोट लग सकता है, इस चीज की फीलिंग होती है उसके अंदर, ठीक है। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इसके स्टेज हैं क्या क्या। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या फिर इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं इसको। उसके बाद क्या है, इसमें कितने ईयर्स का है, ये 0 to 2 ईयर्स का होता है ये। उसके बाद इसमें कैसे सीखते हैं बच्चे, तो इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता, जो कि सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है, वो है वस्तु स्थायित्व का गुण, जो कि 9 से 11 महीने के बीच में बच्चे के अंदर आ जाता है। वस्तु स्थायित्व होता क्या है, जब बच्चे के सामने से कोई सामान ओझल हो जाए, लेकिन फिर भी उसको यह महसूस नहीं हो कि वो सामान गायब ही हो गया, उसको लगे कि वस्तु अभी भी स्थायी है, मतलब वस्तु मुझे दिख तो नहीं रहा लेकिन वो है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, इससे पहले बच्चे जो क्या होता है ना, उसके सामने से आप कोई खिलौना हटा दो और वो दूसरा खिलौना दे दो, तो उसका ध्यान हट जाता है, उसके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन 9 महीने से 11 महीने का बच्चा जो होता है, उसको अगर किसी खिलौने से प्यार है, आप उस खिलौने को हटा दोगे तो उसके लिए रोएगा, मतलब उसके लिए वो स्थायी है, वो खिलौना अभी भी है।
अच्छा, दूसरा ऑप्शन इसका समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। बच्चों के साथ बहुत लोग पिकाबू खेलते हैं, झात झात खेलते हैं, जिसमें वो अपने फेस को छुपा लेते हैं और फिर उसको हाथ को हटाते हैं। बच्चे को पता चल जाता है उस समय कि हाथ के पीछे जो ना फेस है, उसे ऐसा नहीं लगता कि फेस गायब हो गया, मतलब वस्तु स्थायी है। वस्तु स्थायी, तो वस्तु का स्थायी होना, ठीक है, जब उसको ये महसूस हो कि वस्तु स्थायी है, वस्तु गायब नहीं हो गया है। अगर बॉल को आप छुपा दोगे तो वो बॉल को ढूंढेगा, मतलब वस्तु स्थायी है, बॉल गायब नहीं हो गया है। तो ये जो गुण होता है ना, ये आता है 0 to 2 ईयर्स, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज इंद्रिय जनित गामा अवस्था में ही आ जाता है। उसके बाद इसमें एक और जो है गुण आता है जिसको कि कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ये भी जो है पहली अवस्था में ही आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर बॉल यहाँ पर है, बच्चा यहाँ पर है, तो बच्चा जो है बॉल को लेने के लिए दौड़ेगा, दौड़ेगा तो नहीं उस समय, या दौड़ भी सकता है, कुछ बच्चे दौड़ने भी लगते हैं 2 साल तक में। खैर, तो बच्चा जो है इस बॉल को जो लेने के लिए जो इस तरफ जाएगा, इसी को कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ये बॉल इसका लक्ष्य है, ठीक है, और इसके लिए वो क्या कर रहा है, इसके प्रति व्यवहार कर रहा है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार इसी को कहते हैं। अगर वो उसके सामने उसका जो फेवरेट खिलौना है वो आप उससे दूर रख दोगे तो वो घुड़क करके चल के कैसे भी जाएगा और उस खिलौने को लेगा, इसी को कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो ये जो 2 टॉपिक है ना, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है किसके, सीटेट के। किस अवस्था के बारे में, तो सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा कुछ भी आए कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किस अवस्था में आता है, तो पहली अवस्था में आता है। फिर वस्तु स्थायी का गुण किस अवस्था में आता है, तो वो भी पहली अवस्था में ही आता है। यहाँ पर आपको पीडीएफ में भी ये लिखा हुआ मिलेगा। फिर आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसके बारे में भी ऊपर बात की गई थी। उसमें क्या क्या आ जाता है, सजीव बात, बच्चे को लगता है कि सब कुछ सजीव है। उसके बाद ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रित, बच्चे को लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया उसकी चारों ओर घूम रही है। अगर बच्चे को कुछ पसंद है तो दूसरे को भी पसंद होना चाहिए। आप नोटिस करोगे बच्चा जो चीज खा रहा है ना, वो आपको भी खिलाएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगती। भाई बच्चे को अच्छा लग रहा है मतलब वो चीज अच्छा है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। अगर बच्चे को लगता है कि चांद घूम रहा है तो आपको भी लगना चाहिए कि चांद गोल गोल घूम ही रहा है, वो एक जगह पे नहीं है। मतलब वो अहम केंद्रित, आत्म केंद्रित होता है, वो अपने आप को केंद्र में मानता है, वो अपने आप को केंद्र में मानता है, ठीक है। ये अगर दुनिया है तो वो उसका केंद्र है, वो ये मानता है। उसका सेंटरेशन, सेंटरेशन होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का गुण होता है कि जब आप किसी एक ही पॉइंट पे जो है ध्यान दे पाते हैं, ठीक है, जब आप केवल एक ही पॉइंट पे ध्यान दे पाए। अगर आपके सामने 2 सामान रखे हुए हैं, जैसे कि एक सामान लंबा है और एक सामान छोटा है, लेकिन दोनों जो है 1 लीटर का, ये दोनों के दोनों डब्बे जो है 1 लीटर के, बस इनका शेप अलग और साइज अलग है। तो बच्चा जो होता है उसके लिए ये बोतल बड़ा होगा, क्योंकि वो केवल जो है साइज पे ध्यान दे रहा है। उसको नहीं पता कि 1 लीटर का दोनों बोतल है तो दोनों के दोनों सेम ही हो गए, ठीक है। उससे अगर आप पूछोगे कि कौन सी, किसमें जो है ज्यादा पानी की मात्रा होगी, तो वो इस बोतल को चुनेगा। क्यों? क्योंकि वो केवल इसको ध्यान दे रहा है कि उसका जो है ना साइज बड़ा है, केवल इस बात पे वो ध्यान दे रहा है। इसी को कहते हैं सेंटरेशन का गुण, जो कि जब खत्म हो जाता है तो बच्चे में आता है डिसेंटरेशन, और डिसेंटरेशन का गुण आता है मूर्त अवस्था में, यानी कि तीसरी अवस्था में। खैर, उसके बाद ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच, बच्चे अहम केंद्रित वाक्य कहा जाता है इसको हिंदी में। बच्चे स्वयं से जो बात करते हैं, बच्चा जब खेलता है या पढ़ता है, कुछ भी करता है, तो वो अपने आप से बातें करते रहता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच। स्वयं से बात करने की प्रक्रिया पियाजे के हिसाब से, ध्यान रखिए, पियाजे के हिसाब से ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है। क्योंकि जब बात वाइगोत्स्की की आएगी तो वो इसे निज वाक्य कहेंगे। किसको निज वाक्य कहेंगे? तो ईगोसेंट्रिक स्पीच को ही वो निज वाक्य कहते हैं। और उनका कहना है कि बच्चे अपने आप से बात करके अब स्वयं को निर्देश देते रहते हैं कि ये बॉल यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे इसको दूसरी तरफ लगाना था, ये तो रेड बॉल है, इसको मैंने येलो में लगा दिया, मुझे रेड बॉल के साथ इसको रखना है। ये बोलकर वो अपने कार्य को निर्देश दे रहे होते हैं। ऐसा कहना है किसका? वाइगोत्स्की का, ठीक है, ऐसा कहना है वाइगोत्स्की का। लेकिन इसी को क्या कहते हैं पियाजे? आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित स्पीच कहते हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। चलिए अब आते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके गुण है कंजर्वेशन, संरक्षण। जब बच्चे को समझ में आ जाए कि दोनों के दोनों ग्लास जो है ना 1 लीटर के ही है, तो दोनों में कोई अंतर है नहीं, दोनों में 1 लीटर ही पानी हटेगा, ठीक है। तो ये जब उसको समझ में आने लगता है तो वो हो जाता है कंजर्वेशन का, संरक्षण का गुण। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अगर सामने में ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वर्ग में बांट सकता है। वो सारे गोलों को एक साथ, सर्कल को एक साथ, सारे ट्रायंगल को एक साथ रख सकता है। इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि वो वर्गीकरण कर पाता है। फिर आता है सीरिएशन। सीरिएशन मतलब कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में किसी चीज को लगाना, ठीक है, उसी को कहते हैं क्रमबद्धता, क्रम में लगाना। ये सारे गुण किसके हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के हैं। फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये है लास्ट स्टेज, यानी कि 4th स्टेज। इसमें क्या होता है? इसका नाम ही है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मतलब अब बच्चा जो है अमूर्त चिंतन कर सकेगा।
अब बच्चे के सामने और कुछ चीज नहीं भी रहेगी ना, तब उसके बारे में भी वो चिंतन कर सकेगा। ये जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये बच्चा यहाँ पर उसी चीज के बारे में सोचेगा या चिंतन करेगा जो उसके सामने मूर्त रूप से उपस्थित रहेगी। अब मूर्त नहीं होनी चाहिए इसमें चीज, मूर्त रूप से होनी चाहिए, गाय उसके सामने होनी चाहिए, ठीक है, गाय का पिक्चर होना चाहिए कम से कम सामने, तब वो बताया कि अच्छा गाय की जो है एक पूंछ है, 4 पैर है, इस तरह की बातें फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर आ जाएगा बच्चा चौथी अवस्था में, मतलब 11 से अभव की अवस्था में जब आ जाएगा, तब बच्चा जो है कल्पना कर पाएगा। क्या कर पाएगा? कल्पना कर पाएगा, ठीक है। अमूर्त चिंतन मतलब क्या हुआ? कल्पना करना। आप कल्पना में कुछ सोच पा रहे हैं, उसी को कहते हैं अमूर्त चिंतन। तो कल्पना कर पाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं निगमनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन। ये सब कब कर पाता है? वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कर पाता है, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे सभी स्टेज को अच्छे से। जितनी भी चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती है वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन पियाजे से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, पियाजे से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बता दूं, जब पियाजे की बात हो ही रही है तो पियाजे ने एक बात कही थी कि बच्चे के और वयस्क की जो चिंतन प्रक्रिया होती है ना, सोच में एक डिफरेंस होता है। किस चीज का डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है काइंड का, ठीक है, काइंड का, यानी कि प्रकार का, मात्रा का नहीं होता है, मात्रा का नहीं होता है। उन्होंने कहा कि बच्चे भी सोचते हैं और उतनी ही मात्रा में सोचते हैं जितनी मात्रा में वयस्क सोचते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है? उनके प्रकार में अंतर होता है, प्रकार में अंतर होता है, उनके सोचने का प्रकार अलग है। वो हो सकता है चॉकलेट के बारे में सोच रहे हैं, वो किस बारे में सोच रहे हैं कि अरे आज मुझे ये चॉकलेट नहीं मिला, और हम सोच रहे हैं कि अरे हमें जॉब करना था, आज भी हमारा इंटरव्यू नहीं हो पाया, इस बारे में हम सोच रहे हैं। तो क्या था? काइंड अलग होता है, काइंड जो होता है डिफर होता है, लेकिन मात्रा जो है, जितना आप सोच रहे हो ना अपने जॉब के बारे में, उतना ही वो अपने चॉकलेट के बारे में सोच रहा है। तो याद रखना कि जब भी बात आए, ऐसा क्वेश्चन आए कि चिल्ड्रन की थिंकिंग जो है वयस्कों से किस चीज में अलग होती है, तो काइंड में अलग होती है। किस चीज में अलग होती है? काइंड में अलग होती है, ना कि मात्रा में। मात्रा सेम रहता है, मात्रा जो है ये सेम रहेगा, लेकिन काइंड अलग होता है। ये किसने कहा है? तो पियाजे ने कहा है। किस चीज के बारे में कहा है? तो थिंकिंग प्रोसेस के बारे में कहा है कि चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर इन काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट, ठीक है। अमाउंट में नहीं चेंज होता है, वो अमाउंट सेम रहता है। क्या अलग रहता है? तो काइंड अलग रहता है, प्रकार अलग रहता है। वो अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सोचने का मात्रा कम है। हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि उसका मात्रा कम है? प्रकार अलग है ना। क्या अलग है? तो प्रकार अलग है, यानी कि काइंड अलग है। और क्या सेम है? तो अमाउंट सेम है, अमाउंट जो है वो सेम है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है सीटेट में। चलिए, तो इसके साथ हम बढ़ते हैं अब आगे की ओर सेकंड क्वेश्चन पे। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होगी पियाजे को लेकर। A young child can engage in symbolic play but cannot as it take perspective of another person and becomes easily upset by events she cannot control. Which of the following stages given by Jean Piaget applies to the child's level of development? यानी कि एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है। कैसे खेल कर पा रही है? तो प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, और पर अभी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण नहीं समझ पाती, दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको रखना है ध्यान में कि दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण कब नहीं समझेगा बच्चा? जब वो होगा ईगोसेंट्रिक, यानी कि केंद्र में वो अपने आप को रखेगा। यहाँ वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को लेगा, सिर्फ अपने थिंकिंग को लेगा, सिर्फ अपने सोच को समझ को लेगा। ये नहीं सोचेगा कि अच्छा आप किस स्थिति में हैं, उसे अगर चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कैसे भी दिलवाइए, नहीं तो वो सड़क पे भी रोएगा, ठीक है। मतलब कि वो क्या नहीं कर पा रहा है? दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहा, और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाता है। और जब उसके मन मुताबिक चीज नहीं होगा, क्योंकि वह केंद्र में था और उसके मन मुताबिक चीज नहीं हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। जिन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो पियाजे के अनुसार ये कौन सा स्तर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक? कौन सा अवस्था है ये? जब ही बात आ गई किस चीज की? ईगो सेंट्रिज्म की, ठीक है। ईगो सेंट्रिज्म की बात आ गई। बच्चा है अहम केंद्रित। क्यों? कैसे हम पकड़ेंगे कि बच्चा अहम केंद्रित है? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है? दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहा है। तो ये कब होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो होता है अपने आप को केंद्र में समझता है। ये क्या है? ईगोसेंट्रिज्म का एग्जाम्पल है। मतलब यह बच्ची जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। उसके अलावा भी एक चीज है जिसके हिसाब से आप इस आंसर को बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। ये है पियाजे के सेकंड स्टेज के सब स्टेजेस। पियाजे ने जो सेकंड स्टेज दिया था, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके 2 सब स्टेज है, ठीक है। एक है जो है 2 से 4 वर्ष का और एक है 4 से 7 वर्ष का। पहले का नाम ही है प्रतीकात्मक अवस्था, यानी कि सिंबॉलिक फंक्शन, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। दूसरे का नाम है इंट्यूटिव थॉट, सहज विचार, अंतर्दर्शी अवस्था। अब इसके लिए मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। इस अवस्था में बच्चा रहेगा अहम केंद्रित, ठीक है। अहम केंद्रित रहेगा कब? पहली अवस्था में।
किसकी? पहली उप अवस्था में। किसकी? तो पियाजे के सेकेंड स्टेज की। लेकिन ये जो है इंट्यूटिव थॉट की अवस्था जो है, इसमें जो है बच्चे दूसरे का पर्सपेक्टिव लेना शुरू भी कर देते हैं। इसीलिए जब क्वेश्चन आए कि कब स्टार्ट करते हैं बच्चे दूसरे का पर्सपेक्टिव लेना, तो कब स्टार्ट करेंगे? बच्चे स्टार्ट करेंगे उस चीज को लेना दूसरी अवस्था में ही। दूसरी अवस्था में ही बच्चे क्या है? अहम केंद्रित भी हैं, ठीक है, अहम केंद्रित भी हैं। लेकिन इसी का जो दूसरा सब स्टेज है, 4 से 7 वर्ष की जो आयु का सब स्टेज है, उस समय बच्चा क्या करता है? दूसरे का पर्सपेक्टिव लेना शुरू कर देता है, आरंभ कर देता है। बच्चे को आप बोलिएगा अभी चॉकलेट नहीं खरीद दूंगा बेटे, शाम में खरीद दूंगा आपको चॉकलेट, तो वो समझेगा कि पापा शाम में चॉकलेट लेके आएंगे या मम्मा शाम में चॉकलेट लेकर के आएंगी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा था? प्रतीकात्मक खेल खेल रही थी बच्ची। ठीक है, तो ये किस अवस्था की बात की जा रही है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कोहलबर्ग मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? अब यहाँ आपको क्या देखना है कि यहाँ पर लिखे हुए कथनों में से कौन सा ऐसा कथन है जिसके बारे में कोहलबर्ग ने बात की थी अपने सिद्धांत को देते समय? पहला ऑप्शन है आपके पास स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि नैतिक विकास के चरण स्वर का स्वरूप जो है सार्वभौमिक होता है, मतलब हर एक जगह। सार्वभौमिक मतलब सर्वत्र जगह जो है एक ही है वो। ठीक है, सार्वभौमिक है। वो जो चरण दिए गए हैं ना उनके अनुसार, और जो चरणों में बातें कही गई हैं वो सभी जगह पे लागू होती हैं, उसी को कहता है सार्वभौमिक होना। देयर इज कंटिन्यूटी एंड डेवलपमेंट ऑफ मोरल थिंकिंग, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। तीसरा, मोरल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस, इट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। मोरल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट प्राइमरली ऑन कल्चरल वैल्यूज, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। क्या अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा इसको, मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बताया भी इस बारे में, तो मैंने कहीं पर भी ये नहीं बताया है कि नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता की बात की गई है, यानी कि कहीं पर भी कहा गया है कि देयर इज कंटिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मोरल थिंकिंग, या फिर कहीं पर ये भी नहीं कहा गया कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंटायरली डिपेंडेंट होते हैं इसके लिए, या फिर नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर होता है। इन सभी बातों के बारे में कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में कोई भी चर्चा नहीं की है। उन्होंने ये जरूर कहा कि जो मैं सिद्धांत में चरण दे रहा हूँ ना, जो भी लेवल्स दे रहा हूँ, जो भी स्टेजेस दे रहा हूँ, वो सभी सार्वभौमिक है, प्रत्येक जगह पर लागू होंगी, प्रत्येक जगह पर क्या होगी? लागू होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब आपसे पूछा जाए कि किस किस आधार पर जो है कोहलबर्ग की आलोचना हुई है, क्या हुई है? आलोचना हुई है कि वो कहां पर गलत थे, तो पहला पॉइंट जो है ये है कि वो उन्होंने क्या किया था? वो जेंडर विभेद किया था, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यानी कि लैंगिक भेदभाव उन्होंने किया था। कैसे किया था? तो उन्होंने जब ये अपना पूरा का पूरा सिद्धांत बनाया था, तो उसके लिए जो उन्होंने टेस्ट करने के लिए जो सैंपल्स रखे थे, उन सैंपल में केवल बॉयज थे, सिर्फ लड़के थे। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर क्या व्यक्तिगत भिन्नता है। जब हमारे अंदर व्यक्तिगत भिन्नता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो वहां पर जो उपस्थित थे लड़के, केवल उनके ही थॉट से लड़कियों का भी थॉट डिफाइन कर सकते हो आप, है ना? ऐसा नहीं हो सकता ना। हो सकता है कि कुछ जगह पे लड़कियां भी वैसा सोच रही हो सकता है नहीं भी सोच रही हूँ। तो हमने क्या किया कि केवल जो है बॉयज का पर्सपेक्टिव रखा, गर्ल्स का तो रखा ही नहीं, वुमेन का तो रखा ही नहीं, सिर्फ मेन का रखा। तो इससे जो है हमने क्या कर दिया? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया हमने, मतलब किसने? कोहलबर्ग ने कर दिया। और इस बारे में बात की किसने? कैरोल गिलिगन ने बात की। किस बारे में? इसी बारे में कि इन्होंने जो है जेंडर भेदभाव कर दिया है, लिंग में लैंगिक भेदभाव किया है। किसमें? अपने सिद्धांत में, क्योंकि इन्होंने औरतों के पर्सपेक्टिव को सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। हो सकता है कि वो अलग तरह से सोचती, है ना? तो इसीलिए। और दूसरा पॉइंट ये कि इन्होंने कहा कि सार्वभौमिक है, इन्होंने ये कहा कि सार्वभौमिक है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया ना, उसमें जितने भी स्टेजेस हैं, लेवल हैं, वो सभी के सभी सार्वभौमिक है। लेकिन जब आपने कर दिया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो वो एक ही जगह पे अलग हो सकता है। हो सकता है कि जिस जगह पे आपने किया है ना, वहां पर ही उस जगह पे अगर कोई लड़की होती तो हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव अलग होता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सार्वभौमिक है? सार्वभौमिक मतलब कि हर जगह पर एक होना चाहिए था, फिर पर ये हर जगह पे तो एक है नहीं। तो इन्हीं दोनों आधार पर इनकी आलोचना हुई थी। ठीक है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो बात हुई थी ये किसने की थी। ठीक है, तो ये कैरोल गिलिगन ने इनके खिलाफ यूज किया था। खिलाफ का यूज किया था मतलब इनकी आलोचना की थी कि इन्होंने ये गलत काम किया है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा था कि क्या जो है सम्मिलित है, तो उन्होंने क्या कहा था कि सार्वभौमिक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, ये कहा था कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था। कोहलबर्ग कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। इनको फादर ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कहा जाता है और ये इंस्पायर हुए थे पियाजे से। पियाजे ने बहुत जगह पे काम किया है, थॉट पे, थिंकिंग पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, मोरल डेवलपमेंट पे बहुत जगह काम किया है। तो इंस्पायर्ड थे ये कोहलबर्ग किससे, पियाजे से। नैतिकता होती क्या है, तो हम जो सही तथा गलत के प्रति निर्णय लेते हैं ना, यही निर्णय लेने की क्षमता जो होती है, इसी को कहते हैं नैतिकता, मोरालिटी, नैतिक तर्कना। इन्होंने बात की थी कि नैतिकता का जो डिसीजन हम ले रहे होते हैं ना, उसके पीछे होती है कोई तर्क शक्ति, कि ऐसा हमने किया, इसका कारण क्या था, कारण क्या था, ये जो कारण ढूंढते हैं हम, इसके लिए हम करते हैं तर्क, और इसी को कहते हैं नैतिक तर्कना यानी कि मोरल रीजनिंग। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए कि कोहलबर्ग के अनुसार जब नैतिक निर्णय लेने में हम तर्क करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो नैतिक तर्कना, बहुत ही इजी सा आंसर, मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कना कहते हैं उसको। फिर आती है नैतिक दुविधा, जब हमारे सामने आती है समस्या कि हम यह काम करें या ना करें, ये दुविधा की जो स्थिति होती है ना, डिसीजन लेने में जो प्रॉब्लम आती है, इसी को कहते हैं मोरल डिलेमा यानी कि नैतिक दुविधा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हाइंज डिलेमा। इन्होंने जब अपना सिद्धांत बना रहे थे ये और सैंपल्स के साथ जो है अपना कर रहे थे टेस्टिंग, तो इन्होंने बहुत सारे डिलेमास दिए यानी कि दुविधा रखे उनके सामने कि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो आप क्या डिसीजन लेते हैं, और यहाँ पर जो लोगों ने डिसीजन लिया आपके हिसाब से क्या है, ये सही है या गलत है, और ये जो आप बता रहे हैं इसमें आपके तर्क क्या है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक और डिलेमा दिया था, हाइंज डिलेमा। ये दुविधा दी गई थी इनके माध्यम से किसे, सैंपल्स को यानी कि लड़कों को जिनके साथ ये टेस्ट कर रहे थे, कि हाइंज एक व्यक्ति है जिसकी वाइफ हो गई है बीमार, उसकी बीमारी जो है बहुत ही रेयर है और उसके लिए दवाई जो है केवल एक ही केमिस्ट के पास है, अगर वो दवाई उस तक नहीं पहुंचती है तो उसकी वाइफ जाएगी मर, ठीक है। तो जब वो जाता है उस केमिस्ट के पास तो केमिस्ट कहता है भाई मेरे पास तो दवाई है पर मैं इतने कम पैसे में दूंगा नहीं, मुझे इतने सारे पैसे चाहिए। अब हाइंज के पास इतने पैसे हैं नहीं, तो हाइंज क्या करता है, उसको मनाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, इतने पैसे दे दूंगा, लेकिन उसका कहना है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इतने महंगे में ही बेचना, आपके पास पैसे हो नहीं हो मैं किसी और को दे दूंगा। अब वो बन चुका है ओवर स्मार्ट, कौन, केमिस्ट, क्योंकि वो कह रहा है कि चाहिए भाई तुम्हारी वाइफ मर रही है तो मुझे क्या, मैं किसी और को बेचूंगा, मुझे तो पैसे चाहिए, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, हाइंज करता है दवाई की चोरी और बचाता है अपनी वाइफ की जान। तो इसी डिलेमा को देते हुए उन्होंने प्रश्न पूछे कि क्या लगता है आपको, हाइंज को चोरी करनी चाहिए थी, और इसी हिसाब के इस पे अलग अलग उम्र के जो लड़के थे उनके सैंपल्स में उन्होंने अलग अलग तर्क लगाकर जवाब दिए थे। याद रखने वाली बात यहाँ पर एक ये भी है कि इन्होंने लेवल कितने दिए और स्टेजेस कितने दिए हैं, ठीक है। लेवल यानी कि स्तर और स्टेजेस यानी कि चरण। तो इन्होंने दिए हैं 3 लेवल और 6 चरण, हर एक लेवल के अंदर 2 चरण हैं। अगर आपको इसको फिर से समझना है, इसको पूरा समझना है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, बहुत अच्छे समझाया गया है उसमें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी यूज्ड फॉर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र इस्तेमाल करना चाहिए। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाना चाहिए, टीचिंग एंड असेसमेंट के लिए यानी कि अध्यापन और मूल्यांकन दोनों के लिए करना चाहिए। आप ध्यान दें कि असेसमेंट का हिंदी होता है आकलन, लेकिन बहुत जगह लिख दिया जाता है, बार बार इन्होंने ये गलती की है कि ये आकलन के बजाय मूल्यांकन ही लिख देते हैं। तो जब भी इस तरह का बात हो तो आप इंग्लिश को झांक कर जरूर देख ले, क्योंकि आपको हो सकता है वहां पे इस क्वेश्चन में तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन में आप जो है वहां फंस सकते हैं अगर केवल आप मूल्यांकन पे चले जाएं। आपको इंग्लिश वाला पॉइंट देख लेना है, और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि सीटेट साफ साफ लिख देता है कि अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में गलती हुई है, फॉल्ट हुई है, तो इंग्लिश वाला जो साइड है उसको हम सही मान के चलेंगे, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो टीचिंग एंड असेसमेंट में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में हम टीचिंग और असेसमेंट दोनों कर सकते हैं, या फिर केवल टीचिंग कर सकते हैं यानी कि केवल अध्यापन कर सकते हैं, या फिर केवल मूल्यांकन यानी कि आकलन यानी कि असेसमेंट कर सकते हैं, या फिर असर्टिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी कि प्रवाही बौद्धिकता की पहचान कर सकते हैं। तो ZPD के समय हम क्या कर सकते हैं, ZPD है क्या, ZPD जो होता है एक जोन होता है, एक दायरा होता है, किस चीज समीप का, तो विकास किसका, इसका हिंदी समझिए आप, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीप के, किसके समीप का क्षेत्र है, विकास के समीप का क्षेत्र है ये। बच्चा इस क्षेत्र तक स्वयं कर लेता है कार्य अपने, बच्चा इस समय तक जो है अपना कार्य खुद से सॉल्व कर लेता है, लेकिन अब क्या है कि उसको पहुंचना यहाँ तक है, वो पहुंच भी सकता है यहाँ तक, इस पॉइंट तक वो पहुंच सकता है, लेकिन उसको चाहिए मदद। अब इस क्षेत्र में जो है, इसी क्षेत्र को कहते हैं ZPD। क्यों, क्योंकि ये विकास के समीप का क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है ये विकास के समीप का क्षेत्र है। बच्चे का विकास यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो सकता है, इसी का जो क्षेत्र है, इसके बीच का क्षेत्र, इसी को कहते हैं ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, विकास के समीप का क्षेत्र, विकास के समीप का क्षेत्र, ठीक है, विकास के समीप का क्षेत्र है ये।
जहां से आप विकास के और समीप पहुंच सकते हैं, जहां से आपका विकास हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है, यहां तक बच्चे ने कर लिया है खुद से अपना इक्वेशन सॉल्व। अब उसको क्या है, आगे का इक्वेशन समझ में आ नहीं रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है लेकिन उसको चाहिए हेल्प की जरूरत। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो जोन है जहां पर बच्चे को चाहिए मदद, क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। इस हेल्प का नाम भी इन्होंने रखा है, किसने, वाइगोत्स्की ने, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये जो हेल्प मिलता है ना उसको, उसका नाम रखा है उन्होंने स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग होता है अस्थायी मदद। मतलब पहला तो ये कि आप जो है एक क्षेत्र तक खुद पहुंच सकते हैं और इस क्षेत्र तक पहुंच पाने की आप में क्षमता है, लेकिन इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए चाहिए आपको मदद, और ये जो मदद चाहिए इसको हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग, और इस क्षेत्र का नाम हम रख देंगे ZPD। ठीक है, और मदद देने वाले व्यक्ति को कहेंगे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य। अब ध्यान दीजिएगा कि अधिक जानकार अन्य जो है केवल आपसे वरिष्ठ यानी कि बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बस जिस क्षेत्र में आपको मदद चाहिए ना उस क्षेत्र में उसको आपसे ज्यादा जानकारी होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि यहां तक जब बच्चा आया तो क्या केवल इस क्षेत्र में आप अध्यापन कर सकते हैं, नहीं, इस क्षेत्र में जो है अध्यापन और आकलन दोनों हो सकता है। आकलन क्या होता है, आकलन होता है फीडबैक देने के लिए। ठीक है, आकलन होता है फीडबैक देने के लिए, प्रतिपुष्टि देने के लिए उसके कार्य के प्रति। तो क्या आप इस क्षेत्र में आकलन नहीं कर सकते हैं, फीडबैक नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं कि तुम यहां तक पहुंच चुके हो, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, या फिर तुम यहां तक पहुंचे उसके लिए आप उसको फीडबैक दे सकते हो। तो बिल्कुल जो है हम ZPD वाले जोन में टीचिंग भी कर सकते हैं और असेसमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि अध्यापन और मूल्यांकन आकलन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और ZPD कौन सा जोन हुआ जिसमें हमें मदद की जरूरत है, और ये हमें कहां तक पहुंचाएगा, विकास तक पहुंचाएगा, हमारे विकास के क्षेत्र के समय पहुंचा देगा। चलिए आगे बढ़ते। ए टीचर गिव्स ए हाफ डन एग्जांपल टू चाइल्ड व्हाइल टीचिंग ए पर्टिकुलर कांसेप्ट अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज टीचर यूजिंग। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। आधा का हल किया हुआ उदाहरण मतलब है, एक तो ये हो गया हेल्प, दूसरा हो गया अस्थायी। स्थायी होता है जब उसको पूर्ण रूप से समझा दिया जाता है, उसको आधा सॉल्व करके उसको हेल्प प्रदान किया गया कि अब आप इसके आगे स्वयं कर सकते हो। तो हल करने के लिए उदाहरण दिया गया। ले वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की इस रणनीति का इस्तेमाल करें। कौन सा रणनीति है ये रणनीति है स्कैफोल्डिंग की रणनीति, यानी कि पार की। इसी को मचान भी लिखा जाता है, इसी को ढांचा भी लिखा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में केवल स्कैफोल्डिंग। मतलब उन्होंने क्या किया, उसका अस्थायी मदद कर दिया है कि अब तुम जो है अपने विकास के क्षेत्र तक जा सकती हो। ये कौन सा जोन हो गया, ये हो गया ZPD का जोन। ठीक है, जहां पर उसको मदद चाहिए थी, मदद उसने कर दी टीचर ने। अब जो है बच्चा स्वयं से अपने विकास के क्षेत्र तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो जब भी बात आए अस्थायी मदद की तो वो है स्कैफोल्डिंग। जब ऐसी बात आई कि जब उनको उसने जो है हाफ डन कर दिया है, मतलब आधा करके उसका हेल्प किया है, तो वो भी क्या है, स्कैफोल्डिंग ही है। और जोन कौन सा होगा, तो ZPD का जोन होगा, क्योंकि ZPD में ही हमें क्या करना पड़ता है, सहायता की जरूरत पड़ती है। द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड। प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षा का माहौल। प्रगतिशील कक्षा से आप याद कर लें चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड। अब जो भी आपको आंसर ढूंढना है वो बच्चे को केंद्र में रखते हुए ढूंढना है। ठीक है, केंद्र में कौन है, केंद्र में है बच्चा। ठीक है, बच्चा है अब केंद्र में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन हो, हमें क्या ध्यान रखना है कि ये सभी जो है चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, यानी कि बच्चे को रखते हैं केंद्र में। तो जब भी इसके लिए हमें कोई अच्छा आंसर ढूंढना हो तो ढूंढना हुआ कि कहाँ बच्चा केंद्र में है। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, नॉट। तो हमें ढूंढना है कि कहाँ बच्चे को दबाया जा रहा है, कहाँ किस ऑप्शन में बच्चे को केंद्र में नहीं रखा गया है। द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षा के माहौल के अनुसार नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर जो है नहीं होगी लिखा ही नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर नॉट लिखा गया है। तो अभी भी आप इसको समझिए कि जो इंग्लिश में लिखा गया ना उसको ये मान्य समझते हैं। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश की तरफ झांक जरूर लीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए, उससे आपके 1 नंबर कट सकते हैं, और 1 नंबर हमारे लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ध्यान देना है इस बात पे। आप बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग, यहाँ कहा जा रहा है कि निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता होगी। तो बच्चों की सहभागिता तो होगी, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हो गया, और हमें ढूंढना है क्या, जिसमें बच्चों की सहभागिता नहीं हो। क्रिएशन ऑफ ए फियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, यहाँ पर दिया भय मुक्त अधिगम वातावरण संरचना। बिल्कुल बच्चे के लिए हम जो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में भय मुक्त वातावरण बनाएंगे। बच्चे को डरना थोड़ी है, वहां पढ़ना है, डरना नहीं है। फिर असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेज ऑफ लर्नर, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस तीनों की तीनों बातें ही सही है, और गलत क्या है, ऑप्शन 4, जहां कहा जा रहा है कि मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, मतलब उसको डंडे के डर से पढ़ाना। यही है गलत बात। किसके के लिए, किस चीज के लिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। इन सभी के लिए ये है खतरे की घंटी। हम जो है ऐसा कार्य नहीं करते हैं, और इसीलिए ये हो गया इस आंसर का
इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था कि जो गलत है, तो ये मिल गया हमें गलत टॉपिक। चलिए अब बढ़ते आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज इंपॉर्टेंट दैट टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रन इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स बेस्ड अपॉन इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि आईक्यू के हिसाब से। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चे को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करें। मतलब आप आईक्यू के हिसाब से जो है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों को का समूह नहीं बना देगा। अच्छा इसको जो है, इसका जो है 100 है 4 बच्चों का, तो चारों को एक साथ बैठा दो, इनका 90 है तो इनको 90 वालों के साथ बैठा दो, इनका 80 तो 80 वालों के साथ बैठा दो। ऐसा जो है नहीं करना चाहिए हमें। तो क्यों नहीं करना चाहिए ये हमें ढूंढना है। ठीक है, पहले तो आपको इस क्वेश्चन से क्या पता चल गया कि हमें जो है आईक्यू के आधार पर उनको सेग्रीगेट नहीं करना है, फिर उनमें अलगाव नहीं लाना। अब क्यों नहीं लाना ये भी आप समझ जाइएगा इसी क्वेश्चन से। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर टीचर, यानी यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भैया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें टीचर के बारे में वैसे भी सोचना ही नहीं है, हमें सोचना है बच्चों के बारे में। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर स्कूल, फिर से स्कूल कहाँ से आ गया बीच में भाई? मतलब स्कूल तो है ही बीच में, लेकिन हम ढूंढने वाले हैं बच्चों के लिए जो सही होगा। ठीक है, it does not allow children to complete among themselves across group, complete among यानी complete होना चाहिए था। हाँ देखिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा लिखा हुआ है, क्या कहूँ मैं इनको। खैर वो भी इंसान है, मैं इस बात को मानती हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं। It does not allow children to compete among themselves across group, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। हम लोग प्रतिस्पर्धा करवाएंगे ही, क्यों, है ना, प्रतिस्पर्धा की बात नहीं हो रही। यहाँ पूछा जा रहा है कि हमें आईक्यू के हिसाब से क्यों नहीं बच्चे को अलग करना चाहिए। तो उसका कारण यह है कि द कंसेप्ट ऑफ आईक्यू इज नॉट स्टेबल, ठीक है, नॉट स्टेबल नहीं होता है। एंड इट ऑल्सो लीड्स टू लेबलिंग द चिल्ड्रन, बुद्धि लब्धि की संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप देखेंगे कि जो बच्चा एक एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला रहा था, दूसरे एग्जाम में वो फर्स्ट आ जाता है ना, तो इसका मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि आईक्यू स्टेबल है? उसने मेहनत की और उसका आईक्यू लेवल बढ़ चुका है, यानी कि उसने अपनी बुद्धि पे काम किया, तो अब उसका बुद्धि और अधिक अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर आप जो है बच्चे को आईक्यू के हिसाब से अलग अलग बैठा देते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। आईक्यू तो स्टेबल है ही नहीं। जो बच्चा आज जो है फर्स्ट आ रहा है वो कल फेल भी हो सकता है, और जो कल फेल हो रहा था वो आज फर्स्ट भी आ सकता है। तो ये पहली बात तो स्टेबल नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो है बच्चे को लेवल करना हुआ। हम कभी भी विद्यालय में कक्ष में बच्चे को लेवल नहीं करते हैं। हमारा कार्य ये नहीं है कि उनको जो है छांट दिया जाए, उनको लेवल कर दिया जाए। इससे क्या होता है कि बच्चे में जो है गलत भावना आ जाती है, बच्चा अच्छा फील नहीं करता है अपने अंदर से। कि आप किसी को जो है आप बॉर्डर लाइन में डाल दो, ठीक है, कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तुम बिना बुद्धि वाले बच्चों के साथ बैठो, तो ये क्या उनके साथ जो उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ हो गया ये। तो हम कभी भी लेबलिंग नहीं करते हैं हम। ये जो है बहुत ही गलत बात है, जहां पर भी लिखा जाए ये गलत चीज है। ठीक है, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए आईक्यू के हिसाब से? पहली बात तो आईक्यू जो है वो स्टेबल नहीं है, और दूसरी बात ऐसा करने से हम बच्चों को लेबल करेंगे और ऐसा करना शिक्षक को शोभा नहीं देता है। तो इसीलिए हो जाएगा इसका आंसर 4। तो जब इस क्वेश्चन में आईक्यू की बात आ ही गई है, इंटेलिजेंस की बात आ ही गई है, तो क्यों ना इसको थोड़ा आगे तक चलने दें, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं और समझें कि इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि होती क्या है। तो बुद्धि क्या है? नवीन परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता। वैसे तो बुद्धि को लेकर के अनेक जो है परिभाषाएं हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट में समझना चाहें तो हम जो नवीन परिस्थितियों के साथ ढलते हैं, ये जो ढलने के लिए जो हमारा दिमाग कार्य करता है, इसको ही बुद्धि कहा जाती है। यानी कि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता, या फिर जो भी मानसिक क्षमताएं हैं, सोचना, समझना, तर्क करना, कल्पना करना, समस्या समाधान करना, ये सभी जो है जितनी भी मानसिक क्षमताएं हैं इनके अलावा भी वो सभी क्या है? बुद्धि हैं। उसके बाद नवीन चीजों को सीखने की क्षमता। हम किसी नवीन चीज को सीखते हैं। हमने जब बीएड और डीएड का कोर्स नहीं किया था तो हमें बहुत सारी बातें नहीं पता थी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? हम नई चीजें सीख रहे हैं। तो ये किस चीज की क्षमता हुई? बुद्धि की क्षमता हुई। यही क्या इंटेलिजेंस हुआ। चलिए, और इंटेलिजेंस का शब्द जो आया है 2 लैटिन शब्दों से आया है। तो लैटिन जो है वो हमारे शब्दों का बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण हो चुका है। हमेशा हम जब भी पढ़ते हैं तो आ जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। खैर छोड़िए, तो लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी भी, और दो शब्द हैं इंटेलिजेंसिया और इंटेलिजियर। इंटेलिजेंसिया और फिर इंटेलिजियर, दोनों का ही अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने के लिए। मतलब हम जो है जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं दुनिया को समझने के लिए, समस्याओं को समझने के लिए, क्रियाओं को समझने के लिए, यही क्षमता क्या है? बुद्धि है। या फिर नवीन परिस्थितियों में ढलना हो, या फिर अपने मस्तिष्क के क्षमताओं का प्रयोग करना हो, ये सभी क्या है? बुद्धि है। उसके बाद जो है आते हैं इस बात पे कि सबसे पहले बुद्धि के बारे में बात किसने की भाई? तो सबसे पहले बात की है सर फ्रांसिस गाल्टन नामक व्यक्ति ने। सर फ्रांसिस गाल्टन नामक व्यक्ति ने सबसे पहले बुद्धि के बारे में चर्चा की।
उसके बाद फर्स्ट बुद्धि परीक्षण किसने किया, पहली बुद्धि परीक्षण अब ये जो IQ टेस्ट आता है ना, ठीक है, IQ टेस्ट जो आता है ये सबसे पहला किसने बनाया, बुद्धि परीक्षण किसने बनाया, बुद्धि परीक्षण बनाया था सबसे पहले बीने और साइमन ने 1905 में। उसके बाद बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय यानी कि IQ का संप्रत्यय वो किसने दिया, तो विलियम स्टर्न ने दिया। ये सभी आप ध्यान में रखिएगा, पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया, बीने साइमन ने किया। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया, IQ का संप्रत्यय किसने दिया, या विलियम स्टर्न ने 1912 ईस्वी में। उसके बाद पूरा जो फॉर्मूला है IQ का यानी कि IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100 यानी कि मेंटल एज बाय क्रोनिकल एज इंटू 100, ये किसने दिया, तो ये दिया लुईस टर्मन ने। ठीक है, सबसे पहले किसने लाया, तो बीने और साइमन ने। ठीक है, क्या, तो बुद्धि परीक्षण। फिर IQ बुद्धि लब्धि की का संप्रत्यय किसने दिया, तो विलियम स्टर्न ने दिया। फिर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जिससे कि आज हम IQ निकालते हैं वो किसने दिया, तो लुईस टर्मन ने दिया। तो IQ में दो चीज आ गई, एक हो गया मेंटल एज, एक हो गया क्रोनिकल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज, तो मेंटल एज क्या हुआ, ये हुआ मानसिक आयु, मानसिक आयु। ठीक है, मस्तिष्क का आयु है हमारे। और दूसरा है क्रोनोलॉजिकल एज, ये जो है बायोलॉजिकल आयु हो गया, हमारा जो एग्जैक्ट आयु है हमारे जन्म के अनुसार वो यहाँ लिखाता है। और मेंटल एज, मान लेते हैं कि कोई बच्चा है 10 साल का और उसकी बुद्धि काम कर रही है 12 साल के हिसाब से, तो क्या होगा, तो यहाँ पे मेंटल एज क्या लिखाएगा, 12 लिखाएगा, और क्रोनोलॉजिकल एज क्या लिखाएगा, तो 10 लिखाएगा। और जब हमें IQ निकालना होगा तो क्या करेंगे, 12/10 × 100 कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी लिखा जाए मेंटल एज किससे कनेक्टेड है, तो हमारे मानसिक आयु से। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, हमारा बायोलॉजिकल एज है। ये जो है क्रोनोलॉजिकल एज जो है ये हमारा बायोलॉजिकल एज है, वास्तविक आयु है ये, इसको वास्तविक आयु भी कहते हैं। मतलब मेंटल एज मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। अब मेंटल एज की बात किसने की थी, सबसे पहले मेंटल एज की भी बात की है बीने ने। आप देख रहे हो बीने कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, सॉरी बीने कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भाई रिस्पेक्ट देना होगा, उन्होंने इतना काम किया है। पहला बुद्धि परीक्षण भी वही लेकर के आए। फिर मानसिक बुद्धि का संप्रत्यय कि हमारे मस्तिष्क का भी कोई जो है ना वो आयु है, इस बारे में भी चर्चा किसने की, इस बारे में भी चर्चा की है बीने ने। उसके बाद आते हैं IQ टेबल पे। ये IQ टेबल PDF में होगा, इसको आप ध्यान रख लें। इसमें जो है पहले तो ये डल और बॉर्डर लाइन के बारे में जान लें, नॉर्मल और एवरेज के बारे में जान लें, फिर जीनियस, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर इस बारे में जान लें। ठीक है, ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा अगर आपको पूरा याद करना है तो बेस्ट है आपके लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to Howard Gardner's theory, it is important to have a variety of teaching modes strategies within a classroom because Howard Gardner के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। क्योंकि Howard Gardner कहते हैं कि कक्षा में जो है ना अलग अलग टेक्निक्स का यूज करना चाहिए, विभेदी अनुदेशन का यूज करना चाहिए, विभेदी अनुदेशन का यूज करना चाहिए। ठीक है, ऐसा वो क्यों कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, इससे क्या होता है। इट हैव्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस, यह बहुबौद्धिकता को निष्पादन करने के लिए मददगार है, या फिर इट हेल्प्स इंप्रूव जनरल इंटेलिजेंस, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, या फिर इट हेल्प्स टू क्रिएट स्टार स्टूडेंट, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, या फिर इट हेल्प्स टू इंप्रूव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो जिसने भी अभी तक के प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा उनको पता होगा कि हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी का नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत। यानी कि वो इस चीज की बात किस लिए करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से 8 प्रकार की बुद्धि होती है, जिसके बारे में मैं पहले से ही 2-3 वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ। तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें अगर आपको ध्यान से फिर से पढ़ना है इस बारे में तो। ठीक है, तो वो 8 तरह की बुद्धि की बात करते हैं। मतलब वहां पर क्या है, बहुबौद्धिकता है। तो बहुबौद्धिकता जब है तो अलग अलग प्रकार की बुद्धि के लिए अलग अलग प्रकार की विधि का भी तो इस्तेमाल करना होगा ना। तो इसीलिए अगर बात हो हॉवर्ड गार्डनर की तो ये स्ट्रेटेजी किस लिए इस्तेमाल होती है, तो यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार होती है। इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके अलावा यहाँ पर 2 चीजें और है जिसके बारे में बात करनी है। पहला है सामान्य बौद्धिकता, दूसरा है व्यवहारिक बौद्धिकता। इसके बारे में बात क्यों करनी है, क्योंकि ये दोनों है थ्योरीज। ठीक है, ये दोनों रिलेटेड थ्योरीज से। यहाँ पे स्टार देने की बात बच्चे को ये किसी भी थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा दिल से लगाने की जरूरत है नहीं, हमें कोई बच्चे को स्टार देना है नहीं। चलिए तो पहले बात करते हैं 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में, यानी कि चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दी गई बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या फिर द्वितत्व सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बात की 2 फैक्टर्स की। उन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि में जो ना 2 तरह का फैक्टर होता है, 2 कारक है। कौन कौन सा, तो जी फैक्टर और एस फैक्टर, जिसकी बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप देख रहे हो जनरल इंटेलिजेंस की बात की गई है, ये इसी से कनेक्टेड है। जी फैक्टर यानी कि जनरल इंटेलिजेंस यानी कि सामान्य बुद्धि, और दूसरा है एस फैक्टर यानी कि विशिष्ट बुद्धि। तो 2 तरह की बुद्धि की बात की किसने, तो स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन का कहना था कि एक तो जी फैक्टर है हमारे अंदर, जो कि हमारे अंदर जन्मजात क्षमता है। ये जो है जन्म से ही हमारे अंदर एक जनरल एबिलिटी होती है किसी भी कार्य को करने की। जनरल एबिलिटी हमारे पास बोलने की, पढ़ने की, लिखने की, खेलने की, ये जो है हमारे पास एक जनरल एबिलिटी है, सभी कर पा रहे हैं।
ठीक है, सामान्य रूप से ये क्षमता हमारे पास है पहले से ही। सामान्य बुद्धि जो व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में सहायक होती है, और ये क्या हमारे सभी कार्य में सहायक होती है। हमारी बुद्धि है कोई भी कार्य करने की क्षमता जो है, जैसे कि हमें अगर कैच करना ही आता है तो हम केवल बॉल ही कैच नहीं करेंगे, कुछ और भी मान लेते हैं। कोई हमें अगर कभी कोई फाइल भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, तो उसमें हमें ये हेल्प कर जाता है। मतलब खेलने में तो हेल्प हो ही रहा है, कुछ अन्य कार्य में भी हेल्प हो रहा है। यह हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरल बुद्धि जो होती है हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, और इसके लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। क्या हमारे पास जो सामान्य बुद्धि है, जब हमने बचपन से ही खेलना सीखा, पढ़ना सीखा, बोलना, इसके लिए हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी नहीं। ये हमारे अंदर सामान्य बुद्धि है, ठीक है, ये सामान्य है, सामान्य रूप से हमें ये सब आता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है जनरल फैक्टर। उसके अलावा इन्होंने बात की एस फैक्टर के बारे में, स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट। विशिष्ट क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है कार्य तो सभी कर लेते हैं, ठीक है, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, अनेकों अनेक लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कोई एक होता है जिनका फेवरेट कार्य ही है पढ़ना, जो उसमें विशिष्ट है। हो सकता है कि कुछ पॉइंट पे हम ध्यान ना दे पाए, लेकिन वो ध्यान दे पा रहे हैं क्योंकि वो उस चीज में स्पेशल है, उनको उससे वो चीज जो है उनका स्पेशल क्वालिटी है। तो जो भी किसी एक व्यक्ति के अंदर स्पेशल क्वालिटी आ रहती है ना, वो आता है इस फैक्टर के अंदर अंतर्गत, यानी कि एस फैक्टर के अंतर्गत। किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता, जैसे कि खेलना, गाना गाना, डांस करना, पढ़ना, किसी भी एक विशेष क्षेत्र में जो अधिक कुशलता होती है उसी को कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि एस फैक्टर। यह पर्यावरण तथा ट्रेनिंग की सहायता से अधिक कुशल की जा सकती है। मान लेते हैं कि आपको जो है हॉकी खेलना बहुत पसंद है, अब आपने क्या किया, हॉकी की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। अब इससे क्या होगा कि आप हॉकी में अधिक और अधिक कुशल होते चले गए, है ना। तो ये क्या हो गया, आपकी विशिष्टता हो गई कि आप हॉकी अच्छा खेलते हैं, ये क्या हो गई, आपकी विशिष्टता हो गई। और इसको आपने कैसे अधिक कुशल बनाया, ट्रेनिंग के माध्यम से, सहायता के माध्यम से। इसके लिए इन्होंने एक ऐसा ग्राफ दिया था कि ये है जी फैक्टर, जो कि हर जगह कार्य करेगा, ठीक है। ये एक सामान्य चीज है जो हर जगह कार्य करेगा, चाहे वो आप मैकेनिकल कार्य कर रहे हो, स्पेशल कार्य कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, फिर वर्बल कर रहे हो। ये जो जी फैक्टर है ये हर जगह कार्य करता है। और जो विशिष्ट फैक्टर है, ठीक है, कि आप किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट है, उसको हम कहते हैं एस फैक्टर। समझ गए हम। दो तरह के फैक्टर्स की बात की है किसने, तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, जिसमें एक बात कहा गया उन्होंने कि सामान्य बुद्धि होती है, सामान्य क्षमता होती है हर कार्य को करने की व्यक्ति में। और दूसरी बात क्या है कि एक किसी कार्य क्षेत्र में व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, अधिक कुशल होता है, उसकी विशिष्टता होती है उस क्षेत्र में, उसको हम कहते हैं एस फैक्टर। बहुत ही सिंपल। अब हम आते हैं त्रिबुद्धि सिद्धांत पे, जिसकी बात यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में की गई है, जहां पर कि व्यवहारिक बौद्धिकता यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात की गई है। तो ये कहा गया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा दी गई ट्रायर्किक थ्योरी में। उन्होंने कहा कि तीन सिद्धांत हमारे जो है ना बुद्धि को लेकर के तीन चीजें होती हैं, जैसे कि स्पीयरमैन ने कहा दो, बीने ने भी इस पे काम किया था। उन्होंने कहा था कि एक ही कारक होता है, ठीक है, एक ही कारक होता है, सिंगल फैक्टर होता है। तो बीने की है सिंगल फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन की है टू फैक्टर थ्योरी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की है ट्राई फैक्टर थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी, और फिर हमारे हार्वर्ड गार्डनर की है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। चलिए तो वापस आते हैं ट्रायर्किक थ्योरी पे। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा कि त्रिबुद्धि कारक होता है, हमारे बुद्धि में तीन कारक होते हैं, जिसको कि त्रिबुद्धि कहा जाए, त्रिकारक कहा जाए, त्रिकोणीय कहा जाए, या फिर ट्रायर्किक थ्योरी कहा जाए। उन्होंने ये सिद्धांत दिया 1985 में। बुद्धि व्यक्ति की क्षमता है जिसके द्वारा वह संपूर्ण जीवन काल में बदलाव के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। क्या करता है, बदलाव के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, एडजस्टमेंट करते हैं। हम बच्चे थे, अब बड़े हो चुके हैं, हम जो है इस समाज में अपने घर में रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं किसी और के घर पार्टी में ही, अगर तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां के माहौल से एडजस्ट करते हैं। अगर हम विद्यालय जाते हैं तो वहां के माहौल से एडजस्ट करते हैं, अगर हम कॉलेज जाते हैं तो वहां के माहौल से एडजस्ट करते हैं। तो हर जगह हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। और ये एडजस्टमेंट की क्षमता क्या है, ये है बुद्धि। किसके अनुसार, तो ये है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार, ठीक है। बदलाव के साथ अपने जीवन में जो बदलाव आते हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता बुद्धि है। बुद्धि क्षमताओं का समूह है। उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि जो है क्षमता का समूह है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तीन प्रकार की बुद्धि का नाम दिया। पहला है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी कि कॉन्टेक्चुअल, यानी कि संदर्भ, प्रासंगिक, व्यवहारिक। ये जो होता है प्रैक्टिकल, जो होता है प्रैक्टिकल लोग क्या हो गए ना, जो अपने दिनचर्या के कार्य में माहिर हो, जो अपने दिनचर्या के कार्यों में कोई एक स्मार्ट सा जो है ना जुगाड़ लगा लें। इसमें मैंने लिख भी दिया कि जुगाड़ लगाकर ये काम करते हैं, जो कि प्रैक्टिकल होते हैं, जो कि कॉन्टेक्चुअल होते हैं, यानी कि संदर्भगत। इसको हिंदी में संदर्भगत भी कहा जाता है, प्रासंगिक भी कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। और प्रैक्टिकल का ही दूसरा नाम है कॉन्टेक्चुअल। ये नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि बहुत बार लिख देता है कि ट्रायर्किक थ्योरी में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का दूसरा नाम क्या है, तो कॉन्टेक्चुअल है, तो संदर्भगत है, ठीक है। तो ऐसे जो बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, वो कोई जुगाड़ वाले आइडियाज निकालते हैं किसी कार्य को करने के लिए।
उसके बाद है क्रिएटिव, एक्सपीरियंशियल यानी कि अनुभवजन्य या फिर रचनात्मक बुद्धि। अब यहाँ पे ये बहुत इजी आप जोड़ लीजिए कि आपको जो है रचना करेंगे कैसे, अपने एक्सपीरियंस से करेंगे, ठीक है, आपने जो पहले पुराने जो अनुभव है उससे जो है कुछ नया क्रिएट करेंगे, इसलिए क्रिएटिव इंटेलिजेंस को एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सीधा बात है, जहाँ क्रिएटिव आ गया वहाँ आएगा क्रिएशन, क्या आ जाएगा, क्रिएशन आ जाएगा, यानी कि आप करेंगे कुछ नवीन चीज का निर्माण, यानी कि मौलिक चीजों का निर्माण करेंगे। तो अनुभवों के आधार पर नवीन रचना करने वाले व्यक्ति तथा समस्याओं के नवीन समाधान निकालने वाले व्यक्ति को कहा जाता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति या एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति। उसका थर्ड है एनालिटिकल। एनालिटिकल जहाँ पे आप समझ जाइए, यहाँ पे बात हो जाएगी विश्लेषण की, यानी कि पढ़ाई की, किताबों की, गणित की, विज्ञान की, ठीक है। तो एनालिटिकल कंपोनेंशियल, एनालिटिकल को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंशियल भी कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषण करना कहते हैं किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ने को, तोड़ तोड़ के हम देखते हैं ना कि एनालिटिकल है, इसका मतलब यहाँ पे विश्लेषण हो रहा होगा, यानी कि इसको तोड़ तोड़ के देखा जा रहा होगा। तो जब हम तोड़ तोड़ के देखेंगे तो यहाँ होनी चाहिए कोई समस्या, समस्या इसका मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब हमें बुक स्मार्ट, ये जो मैंने क्रिया की ना इसको कहते हैं विश्लेषण, यानी कि किसी चीज को तोड़ तोड़ कर देखना टुकड़ों में, उसके बाद उसका उत्तर निकालना, इसी को कहते हैं बुक स्मार्ट होना। चलिए यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझ लीजिए, जो कि एनालिटिकल होंगे ना, जो कि विश्लेषणात्मक बुद्धि के होंगे, जिनकी विश्लेषणात्मक बुद्धि होगा वो जो है बुक स्मार्ट होते हैं, वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, ठीक है। एनालिटिकल किसमें अच्छे होंगे, ए जो है बी में अच्छे होंगे, यानी कि एनालिटिकल किसमें अच्छे होंगे तो बुक्स में अच्छे होंगे। दूसरी ओर आते हैं प्रैक्टिकल किसमें अच्छे होंगे तो स्ट्रीट स्मार्ट होंगे वो, यहाँ पे आप समझ लीजिए एसपी, ठीक है। प्रैक्टिकल जो है एसपी है, यानी कि स्ट्रीट स्मार्ट है, कौन प्रैक्टिकल, उसके आते क्रिएटिव, क्रिएटिव में तो कुछ सोचना ही नहीं, वो रचना करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, इन्होंने रचना कर लिया, जिस चीज को हम कचरा समझ रहे थे उन्होंने क्या किया, एक नया चीज बना लिया। यहाँ पर आते हैं प्रैक्टिकल में, तो आप देख लो जरा सा कितना अच्छा दिमाग उन्होंने लगाया है, मतलब कि मोबाइल से कैसे रख के हम पढ़े, उनके पास ट्राइपॉड नहीं था, उन्होंने हैंगर मोबाइल फंसा लिया है, इसी को कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट, इसी को कहते हैं जुगाड़, ठीक है, इसी को कहते हैं जुगाड़ लगाना भैया, जुगाड़ लगाया इन्होंने। खैर तो हम समझ चुके हैं दोनों थ्योरीज को, अब बढ़ते आगे की ओर। यहाँ पे फिर से आ चुके हैं गार्डनर भैया, लेकिन गार्डनर भैया ये है डुप्लीकेट क्वेश्चन, यानी कि आंसर यहाँ पे पहले से क्रिएट कर चुके हैं इसको, ये बहुत दिक्कत है, बहुपद के निष्पादन करने की मददगार होता है। एक ही क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वर्ड utterances of a new by young children between 1.5 years to 2.5 years of age are called, मतलब 1.5 से 2.5 वर्ष के बच्चों के द्वारा जो द्विशब्दीय बच्चों खैर अफेजिया का परेशानी तो नहीं हो रहा मुझे, छोड़िए इन बातों को। तो द्विशब्दीय जो वाक्यों का उच्चारण करते हैं बच्चे 1.5 से 2.5 साल के उम्र में, उसे क्या कहा जाता है, ओवर एक्सटेंशन ऑफ स्पीच कहा जाता है, यानी कि वाचन का अधिविस्तार कहा जाता है, या फिर टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है, तार प्रसिद्ध वाचन कहा जाता है, या फिर नियोलोगिज्म कहा जाता है, यानी कि नववाद कहा जाता है, या फिर बैबलिंग यानी कि बकवाद कहा जाता है। बकवाद राइट में मतलब लिखा है, ठीक है। बलबलाना भी कहते हैं इसे, बता दूं मैं, बलबलाना किसे, बैबलिंग को, यानी कि बकवाद कहें, बलबलाना कहें। खैर तो ये जो दो वर्ड के utterances बच्चे यूज कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाता होगा, ओवर एक्सटेंशन ऑफ स्पीच कहा जाता होगा, टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता होगा, फिर नियोलोगिज्म कहा जाता होगा, या फिर बैबलिंग कहा जाता होगा। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, उसका मैं आपको ये चारों के चारों वर्ड में समझा दूंगी आपको, ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं खत्म हो जाए। इसको कहा जाता है टेलीग्राफिक स्पीच, ठीक है। जब बच्चे दो शब्दों के वाक्य इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बच्चों को घर जाना है तो बोलेंगे मम्मा घर, ठीक है, मम्मा घर, बस दो शब्द के वाक्य वो बोल रहे हैं, उसमें पूरा चीज बता देंगे घर जाना है, पापा भूख, वो खाना खाना, पापा भूख, ये जो दो शब्द के जो उच्चारण करके वो अपना वाक्य बना लेते हैं ना, इसको कहा जाता है टेलीग्राफिक स्पीच, यानी कि तार प्रसिद्ध वाचक, इसी को कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया एक्सटेंशन ऑफ स्पीच या फिर नववाद, इन सभी के बारे में बात करेंगे। पहले आप ध्यान देंगे 1.5 से 2 वर्ष, 1.5 से 2.5 वर्ष के बच्चे जो दो शब्द के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच, यानी कि तार प्रसिद्ध वाचक। अब बढ़ समझते हैं और सारे शब्दों को। पहला ओवर एक्सटेंशन ऑफ स्पीच। ओवर एक्सटेंशन क्या होता है, मतलब जब बच्चा एक ही शब्द को जो है अनेक चीजों के लिए संबोधित करता है, मतलब किसी एक वर्ड को ही, जैसे कि बॉल वर्ड का इस्तेमाल वो कर रहा है बॉल के लिए भी, एग के लिए भी, किसी ऑलराउंड शेप चीज के लिए, फल वाले या फिर एप्पल के लिए या फिर बैलून के लिए, वो सभी उसके लिए बॉल ही है। उसने एक शब्द सीख लिया बॉल, जो कि क्या होता है, गोल होता है, वो जितनी भी गोल चीजें देख रहा है वो सभी को वो बॉल ही कह रहा है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ओवर एक्सटेंशन ऑफ स्पीच, यानी कि वाचन का अधिविस्तारण मतलब ज्यादा विस्तारण हो रहा है किस चीज का, एक ही वाचन का। बॉल से ही उसने क्या किया, हर एक राउंड शेप की चीज को संबोधित कर दिया है, इसी को कहते हैं ओवर एक्सटेंशन ऑफ स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच हमको मैंने पहले ही बता दिया, बेबी प्ले, मम्मा स्लीप, ये सब क्या है टेलीग्राफिक। जब बच्चा जो है दो वर्ड के सेंटेंस बनाता है उसको कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। फिर आते हैं नियोलोगिज्म। नियोलोगिज्म क्या होता है भैया, तो किसी नवीन शब्द का निर्माण करना जिसका अर्थ नया हो ही जरूरी नहीं है, लेकिन इसका निर्माण जो है नया होगा, ये नया शब्द होता है। इसका निर्माण हम पहले से जो दो शब्द हैं हमको मिलाकर भी कर सकते हैं, मतलब सीधा समझिए हम किसी नवीन शब्द का निर्माण करते हैं ना, नवीन शब्द का, तो उसे कहते हैं नियोलोगिज्म, यानी कि नववाद। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट प्लस लंच, यानी कि ब्रंच। ब्रेकफास्ट अलग शब्द था, लंच अलग शब्द था, जिसे हमने बना दिया ब्रंच, ठीक है। अब आते हैं बैबलिंग, बड़बड़ाना, ये सभी होता है, जैसे बच्चा करता है बाबा मामा जो बच्चा करते रहता है, इसे कहते हैं बैबलिंग। अब समझ लेते हैं कि भाषा अधिग्रहण के चरण क्या क्या होते हैं। आपसे क्वेश्चन इसके अलावा पूछ सकता है कि भाषा अधिग्रहण के चरण के बारे में पूछ सकता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन स्टेजेस होती है। पहला चीज है कूकना, कूइंग, ठीक है। बच्चा जो है कुछ भी बोलता है ऐसे करके क्रिएट करता है, या कुछ भी आप सोच लीजिए, बच्चे को देखेंगे आपने। तो 6 हफ्ते का जो बच्चा होता है ना, वो इस तरह की आवाज निकालता है, उसको कहते हैं कूइंग। उसके बाद दो सेकंड है बैबलिंग। 6 महीने तक का बच्चा तो बैबलिंग करने लगता है, बाबा मामा बोलने लगता है, उसे कहते हैं बैबलिंग। उसके बाद थर्ड है वन वर्ड स्टेज। वन वर्ड स्टेज 1 साल में ही आ जाता है। बच्चा 1 साल की आयु में क्या करता है, कुछ एक शब्द बोलने लगता है, बाबा मामा पापा, ये एक शब्द की वाली चीजें बोलने लगता है वो, तो इसी को कहते हैं वन वर्ड स्टेज। ये हो गया 1 साल के बच्चे के लिए। और 2 वर्ड स्टेज, इसी को कहते हैं टेलीग्राफिक स्टेज भी, जो हमने ऊपर पढ़ा, या फिर 2 वर्ड स्टेज जो कि बच्चे में 1.5 से 2.5 साल के बीच रहता है। ये देख रहे हो 1.5 साल के बच्चे में आ जाता है। टेलीग्राफिक स्पीच भी इसी को कहते हैं, जब बच्चा 2 शब्द का वाक्य बोलता है, पापा घर, मम्मा खाना, इस तरह की जो चीजें बोलता है। उसके बाद 5th नंबर है लॉन्ग वर्ड utterances, ठीक है। अब वो बच्चे जो 2 से 4 साल के बच्चे हो जाते हैं तो वो लंबे लंबे वाक्य भी बोलने लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे क्या करेगा, कुकेगा, क्वीन, उसका बैबलिंग, बड़बड़ाना जो भी बोल दीजिए आप। उसके बाद थर्ड हो जाएगा 1 वर्ड स्टेज, फिर आ जाएगा 2 वर्ड स्टेज, फिर आ जाएगा लॉन्ग वर्ड utterances का, इसको आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Men generally think with their heads and women with their hearts. This statement reflects पुरुष समानता दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन दर्शाता है किस चीज को, यह कथन दर्शाता है लैंगिक विभेदीकरण यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, लैंगिक रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को, या फिर दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिक भेद को, या फिर लैंगिक स्थिरता को। यानी कि क्या बता रहा है ये कि मेन जो है जनरली अपने हेड से सोचते हैं, वुमेन जो है जनरली अपने हार्ट से सोचती है। ये जो बात है, ये स्टेटमेंट किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, जेंडर स्टीरियोटाइप को, जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन टू सेक्सेस को, या फिर जेंडर कॉन्स्टेंसी को। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने के ऐसा तो होता है, ये सही बात है, इसको जेंडर कॉन्स्टेंसी समझ लीजिए, या फिर जो है ये डिफरेंसेस बता रहा है टू सेक्सेस का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिक भेद बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कथन है ना, ये हमें हमारे समाज ने सिखाया है। मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप, लड़कों के पास दिल नहीं होता क्या, वो कभी इमोशनल डिसीजन नहीं लेते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल होते हैं, लड़के भी इमोशनल होते हैं, और कुछ जो है औरतें भी, वुमेन भी ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होती हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल होती हैं वो। तो ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि वो दिल से सोचते हैं, वो दिमाग से सोचते हैं। भाई हमारे अंदर है इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल
डिफरेंस, ठीक है। तो हमारे अंदर जो है जब व्यक्तिगत भिन्नता है तो हम कैसे कह सकते हैं सभी पुरुषों को और सभी औरतों को एक ही जो है बर्तन में रख लिया हमने, एक ही तराजू में तौल लिया है, हम कैसे कर सकते हैं? सबके सोचने की समझने की प्रक्रिया अलग होती है। तो ये जो बातें नहीं हमें हमारे समाज ने सिखाई है और हम इसी को फॉलो करते जा रहे हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। तो इसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। जब हम पहले से बनी हुई धारणाओं को मानते हैं, जब हम पहले से बनी हुई धारणाओं को मानते हैं बिना इस बात से अवगत हुए कि वो कितने परसेंटेज सही है या गलत है, उसे कहते हैं रूढ़िवादिता। इसीलिए इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना, वो किस चीज को बढ़ावा देते हैं, किस चीज को दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता को, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, सॉरी जेंडर स्टीरियोटाइप को। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। भेदभाव क्या होता है या विभेदीकरण क्या होता है? जब हम किसी लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं कि तुम लड़की हो तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम लड़के हो तुम घर में काम नहीं कर सकते, ये जो भेदभाव हम करते हैं इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन टू सेक्स, ऐसा तो बस ये तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पे आ गया ना कि बायोलॉजिकली जो हमारे बॉडी चेंजेस होते हैं उस पर डिपेंड हो गया ये। उसके बाद लास्ट है जेंडर कॉन्स्टेंसी, लैंगिक स्थिरता। 3 साल की आयु आते आते बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि वो जो है ना उसका जेंडर जो है कांस्टेंट है। अब वो अपने जेंडर को चेंज नहीं कर सकता, मतलब वो लड़के से लड़की नहीं बन सकता और लड़की से लड़का नहीं बन सकता। अब आप मजाक की बातें ना करें कि अब तो ऑपरेशन भी होता है, इस तरह की बातें ना करें, बच्चे पे रह जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 साल की आयु तक बच्चा ये समझ जाता है कि जेंडर जो है उनका कांस्टेंट है, अगर वो लड़का है तो लड़का ही रहेगा, वो लड़की है तो लड़की ही रहेगी। इसी चीज को कहते हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजी वुड यू नॉट, ध्यान दीजिए, नॉट यूज इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है ये, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है ये। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम के लिए क्या सही नहीं है हमें ये देखना है। यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बाय टीचर, अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल करना, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, स्व मूल्यांकन या फिर समकक्षी मूल्यांकन करना, रिलायंस ऑन नॉन रेफरेंस असेसमेंट ओनली, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय करना, या फिर क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियो, या फिर विद्यार्थी के पोर्टफोलियो तैयार करना। तो इसमें से कौन सा चीज है जो हम चाइल्ड सेंटर्ड कक्षा में नहीं करेंगे? तो जब की बात आ जाती है रिलायंस और जियो की, ठीक है, जो रिलायंस एंड जियो को हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो हम केवल एक ही मानक निर्देशित मूल्यांकन का आश्रय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे में क्या है, तो हमारे में है व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। तो जब इंडिविजुअल डिफरेंस है तो हम कैसे रिलायंस कर सकते हैं? हम जियो भी ले सकते हैं, केवल रिलायंस नहीं ले सकते, जियो भी ले सकते हैं। इसीलिए हम केवल एक ही नॉर्म पर असेसमेंट नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखेंगे। तो इसके साथ जो है हम ये भी समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्टिव जर्नल यानी कि मननशील जर्नल होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दें, रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है, किस चीज पर रिफ्लेक्ट करना है? तो अनुभवों पे, जो पहले से बच्चे अनुभव कर चुके होते हैं ना, या फिर यहाँ टीचर की बात कर रहे हैं तो टीचर को एग्जाम मान लेते हैं, जो हम पूर्व में अनुभव कर चुके हैं, मान लेते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आपने अभी जो अनुभव किया इस बारे में आप बाद में लिख रहे हैं, इसी चीज के बारे में सोच करके। तो ये जो आप सोच के लिख रहे हैं इसी को कहते हैं रिफ्लेक्ट करना, किस चीज के बारे में, जो आप पहले से अनुभव कर चुके हैं, और इसका जो आप रिकॉर्ड बनाएंगे ना, तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल। रिफ्लेक्टिव जर्नल मतलब अपना जो अनुभव है ना उसके बारे में आप लिखते हैं। उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट या फिर पीयर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी कि स्वयं आकलन स्वयं से करना, पीयर असेसमेंट यानी कि आपके साथी समूह वाले आप आकलन करेंगे। और किसी एक ही, ये थर्ड रिलायंस ऑन नॉन रेफरेंस असेसमेंट ओनली, यानी कि आप केवल एक ही चीज का इस्तेमाल करेंगे, केवल एक ही तरीके का इस्तेमाल करेंगे सभी बच्चों का आकलन करने के लिए। और ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में यूज नहीं करते, हम ध्यान रखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का। उसका लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है ना, पोर्टफोलियो एक क्लास होती है फाइल जिसमें हम रखते हैं डाटा। ये जो होती है एक होती है फाइल जिसमें हम बच्चों की क्रियाकलापों की डाटा रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, हाईलाइट करते हैं उनकी प्रोग्रेस को हाईलाइट करते हैं, ठीक है, कि बच्चे ने क्या क्या अच्छी गतिविधियां की। जैसे आप जानते हैं आप लोग हीरो हीरोइन होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस, वो जब अपना इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर सॉरी ऑडिशन देने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। पोर्टफोलियो में लगाते हैं वो अपनी अच्छी बातें, अपनी अच्छी जो वो पहले से किसी चीज में काम कर चुके हैं, किसी म्यूजिक वीडियो में या फिर किसी चीज में, तो उसका फोटो या वीडियो लगाते, फोटो लगाते हैं, है ना, और अच्छी तस्वीरें लगाते हैं उसमें। तो वही होता है पोर्टफोलियो। जब हम बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो उसमें जो है उनकी जो गतिविधि होते हैं उसका डाटा रखते हैं, उनके अच्छे कार्यों के बारे में उसमें लिखते हैं शॉर्ट में, वही होता है पोर्टफोलियो। चलिए तो इसका आंसर मिल चुका है, बढ़ते हैं आगे की ओर। बाय इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप विद इन द स्कूल करिकुलम, टीचर कैन इंश्योर वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशन करने से अध्यापक क्या सुनिश्चित करते हैं? वंचित और हाशिए पर स्थित समूह मतलब ऐसा समूह के भाषा को वहां पर शामिल किया जा रहा है जिस भाषा को शामिल नहीं किया जा रहा था, यानी कि उसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को थी, है ना, उसको जो है फिर से शामिल किया जा रहा है। तो ये जो शामिल करना ये क्या है? इक्वालिटी इन एजुकेशन है, शिक्षा में समानता है, या फिर इक्विटी इन एजुकेशन है, शिक्षा में साम्यता है, या फिर सिंपैथी फॉर प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज ग्रुप है, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति है, या फिर वोकेशनल एजुकेशन स्पेशली फॉर अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स, विशेषता सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा है। तो चलिए ऑप्शन 1 से समझना शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि इक्वालिटी इन एजुकेशन है। इक्वालिटी क्या होगा कि जब हम सभी को समान देंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि सभी बच्चों के भाषा का यूज कर लिया गया है, यहाँ कहा गया है कि जो डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो कि वंचित और हाशिए पर स्थित समूह है, उनके भाषा को जो है करिकुलम में रखा गया है। मतलब क्यों? क्योंकि उनके भाषा को रखने का आवश्यकता है, ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार, नीड के अनुसार जब हम किसी को सहायता प्रदान करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इक्विटी कहते हैं, यानी कि समता कहते हैं या फिर साम्यता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, हमने क्या किया, सभी को एक बॉक्सेस दे दिए, तो ये हो गया इक्वालिटी। लेकिन क्या इसको भी इक्वालिटी और ये सभी को इसकी जरूरत थी? ये तो बिना इसके भी यूज कर सकता था और इसको भी इससे कुछ खासा फायदा हुआ नहीं और इससे तो बच्चे को हुआ ही नहीं है फायदा। लेकिन जब बात इक्विटी की आएगी तो हम क्या करेंगे, जिसको मदद की जरूरत है उसको करेंगे मदद, और जिसको जरूरत नहीं है उसको नहीं करेंगे। वो जब बिना मदद के सक्षम है तो हम उसे जबरदस्ती क्यों मदद दें, है ना। तो यहाँ पर जो है उस भाषा को ऐड किया गया है जो कि हाशिए पे थी। हर भाषा को नहीं ऐड किया गया, हाशिए पे रही गई भाषा को ऐड किया गया है। मतलब ये क्या है? समता है। जिस भाषा को मदद चाहिए थी, जिस भाषा को उपयुक्त रूप से उसमें सुनिश्चित रूप से समावेशन करना चाहिए था पाठ्यक्रम में, उसको समावेशन किया गया है। तो ये क्या है? ये है एजुकेशन में इक्विटी, शिक्षा में साम्यता या फिर समता।
चलिए थर्ड ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर लिखा गया सिंपैथी फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप, यानी कि सुविधाजनक समूहों के प्रति सहानुभूति। जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की या फिर एजुकेशन की, तो हम ध्यान रखते हैं कि हमें किसी को सिंपैथी नहीं देनी होती, हमें देनी होती है एम्पैथी। हम सिंपैथी नहीं देते हैं, सिंपैथी नहीं देते हैं, हम क्या देते हैं, एम्पैथी देते हैं। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। जैसे हम किसी को अगर चोट लगे, क्या हो गया, इस प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं ना, सिंपैथी देना हो गया, अरे तुम्हें चोट लग गया, तुम आज ये काम मत करो। लेकिन एम्पैथी क्या होता है, ये समानुभूति होती है, ये समानुभूति होती है। जब जो है हम उनके समान अनुभव लेते हैं, अगर हम उनके दुख को स्वयं में भी फील करवाते हैं, हम अपने आप को उनके जगह पे रख के देखते हैं, ठीक है, अपने आप को उनके जगह पे रख के सोचते हैं, उसे कहते हैं समानुभूति। तो समानुभूति और सहानुभूति में ये अंतर होता है कि जब हम सहानुभूति दिखाते हैं तो हम अपने पर्सपेक्टिव से किसी व्यक्ति के सिचुएशन को समझते हैं, ठीक है, हम अपने पर्सपेक्टिव से समझते हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं समझते हैं। लेकिन जब बात समानुभूति की आती है तो हम क्या करते हैं, अपने नहीं उनके पर्सपेक्टिव से उनके सिचुएशन को समझते हैं। मतलब इसके लिए एक फ्रेज का भी यूज किया जाता है, इसके लिए समानुभूति के लिए यानी कि एम्पैथी के लिए एक फ्रेज का प्रयोग किया जाता है, पुट yourself into others shoes। अपने आप को दूसरे के सिचुएशन में पूर्ण रूप से रख के देखना। तो जब हम दूसरे के सिचुएशन में स्वयं को रख के देखते हैं तो हम एक्चुअली समझ पाते हैं कि वो उन्होंने उस सिचुएशन में क्या फील किया होगा, इसी को कहते हैं एम्पैथी। लेकिन जब बात सिंपैथी की आती है तो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं कि हमारा अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था, वैसा भी तो हो सकता था। कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, एम्पैथी रखना है ना, समानुभूति रखना है कि उस सिचुएशन में उन्होंने जो किया उसको महसूस करके हम जब कुछ थिंकिंग निकालते हैं, कुछ करते हैं, तो उसे कहते हैं समानुभूति। जब भी बात आए कि हमें किस चीज के बारे में सोचना है, तो समानुभूति के बारे में सोचना है, सहानुभूति के बारे में नहीं सोचना है, एम्पैथी के बारे में सोचना है, ठीक है। जिसके लिए कौन सा फ्रेज इस्तेमाल किया गया, पुट योरसेल्फ इनटू अदर शूज। अपने आप को जो है दूसरे के जगह पे रख के सोचना है, ना कि अपने हिसाब से सोचना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए चाइल्ड इन ए क्लासरूम फेसेस कंटिन्यूअल चैलेंज इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन डिस्पाइट एडिक्वेट सपोर्ट। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ। बच्चे को जो है किस में परेशानी हो रही है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में हो रही है, यानी कि कैलकुलेशन में हो रही है। तो सीधा आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया। इसको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये लगता है ना कि फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है सीटेट का, बहुत बार इन्होंने पूछ लिया है, डिसकैलकुलिया ही बार बार पूछा है इन्होंने। अब हो सकता है इस बार नहीं पूछा जाए, कुछ और पूछा जाए, लेकिन ये जो है फेवरेट क्वेश्चन रहा है, 3-4 बार आ चुका है ये डिसकैलकुलिया। जब भी मैथ की बात हो, कैलकुलेशन की बात हो तो वो डिसकैलकुलिया है, जब लिखने की बात हो तो ग्राफिया है, जब पढ़ने की बात हो तो डिसलेक्सिया है। और इस बारे में मैंने डिटेल में अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है, तो अगर आपको फिर से देखना तो प्लीज आप पुराना वीडियो देख लें, ठीक है। और इसमें एक नया है वर्ड, वो है ऑटिज्म। तो ऑटिज्म के बारे में भी बता देती हूँ मैं, जो मैंने प्रीवियस में नहीं एक्सप्लेन किया था। ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये जो है एक तरह का विकासात्मक डिसऑर्डर है, ठीक है, विकासात्मक डिसऑर्डर है, यानी कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, विकास में समस्या होती है इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है एंटी सोशल हो जाता है, वो समाज के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता है, उसको बोलने में परेशानी होती है, स्पीच में डिफिकल्टी होती है, और वो किसी व्यवहार को रिपीट करता है। मान लेते हैं वो अगर हाथ हिला रहा है तो बार बार हाथ हिला रहा है, ठीक है, अगर वो कोई सामान पकड़ रहा है तो बार बार उसे पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, मतलब किसी चीज़ का रिपीटेड व्यवहार करता है। इसके लिए आप माय नेम इज खान के शाहरुख खान को याद कर सकते हैं। माय नेम इज खान के शाहरुख खान को अगर आप याद करोगे तो उसको भी यही बीमारी थी, वो एंटी सोशल था, वो ज़्यादा किसी के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता था, वो बार बार जो है एक ही व्यवहार को दोहराता था। यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन ये जो है अलग बैठा हुआ है, उसके बाद उसको बोलने में समस्या हो रही है, इसका हंसने का और रोने का भी तरीका अलग होता है। उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा इनको हल्ला नहीं पसंद है। जब आप समझ, वो एंटी सोशल, वो भीड़ भड़ाके से दूर रहना चाहते हैं, तो उन्हें जब ज़्यादा साउंड होती है इस तरह की चीज़ें उन्हें सब अच्छी नहीं लगती, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। फिर खेलने का तरीका उनका अलग होता है, सारे बच्चे कार को सीधा करके खेल लेंगे तो वो उल्टा करके खेल लेंगे। दैनिक दिनचर्या के जो कार्य होते हैं उसमें भी उन्हें परेशानी होती है। और उसका ओवर सेंसिटिव और अंडर सेंसिटिव टू टच, वो ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते, तो आप उनके करीब जाना चाहोगे, उनका हाथ पकड़ना चाहोगे तो ऐसा उनको अच्छा नहीं लगता है। तो यही होता है ऑटिज्म में, इसी को कहते हैं ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको कि क्या कहते हैं, विकासात्मक जो है विकासात्मक डिसऑर्डर भी कहते हैं।
तो जब कैलकुलेशन की बात हो तो डिस्कैलकुलिया, लिखने की बात हो तो आलेख। यहाँ पे देखो कितना अच्छा कर दिया आपके लिए। अगर यहाँ पर जो है लिखने से संबंधित भी लिखा होता तो आलेख आपके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। उसके बाद डिसलेक्सिया यानी कि पठन वैकल्प, पढ़ने को लेकर, डिस्ग्राफिया लिखने को लेकर, डिस्कैलकुलिया गणित को लेकर, और ऑटिज्म का सबसे अच्छा याद रखना तो आप याद रखिए कि बच्चे एंटी सोशल हो जाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए हम विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एन इफेक्टिव, मतलब आज इन्होंने सारे नॉट वाले क्वेश्चन पूछ लेने हैं। नॉट बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द एजुकेशन ऑफ ए स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट विथ एन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, मतलब आपको देखना है कि एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित, ठीक है, श्रव्य बाधित जिसको सुनने में परेशानी हो रही है, विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। यहाँ पर ऐसी कौन सी रणनीति है जो कि एक ऐसे बच्चे के लिए प्रभावी साबित नहीं होगी जिसे सुनने में तकलीफ हो रही है, सुनने में जिसे तकलीफ हो रही है। पहला है यूज ऑफ सब टाइटल्स वाइल स्क्रीनिंग वीडियोज मूवीज। नीचे में ना सब टाइटल्स लिखे होते हैं वीडियोज के, अगर कुछ बोल रहा है ऊपर में तो वो नीचे में लिखते भी जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि अगर वीडियो या चलचित्र के प्रदर्शन के समय उपशीर्षकों का इस्तेमाल किया जाए तो क्या बच्चे को अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल अच्छा, उसे सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई तो दे रहा है ना, तो अगर वो देख पाएगा नीचे का सब टाइटल तो वो भले ही सुन नहीं पा रहा, अच्छे से पर समझ जाएगा वो देख करके। दूसरा एग्जाम्पल है यूज ऑफ एक्सप्रेसिव बॉडी मूवमेंट्स एंड गेस्चर्स इन टीचिंग। पढ़ाते हुए व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर बच्चे को सुन के समझ नहीं आ रहा है तो आप जो गेस्चर करेंगे, जो आप हाथ पांव का गेस्चर करते हो, उससे उसे समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो ये भी अच्छा है। हमें ढूंढना क्या है कि जो नहीं अच्छा है। सप्लीमेंटिंग ओरल कम्युनिकेशन विथ टेक्सचुअल विजुअल और फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चिन्ह या फिर चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल करना। जब आप मौखिक संप्रेषण कर रहे हो ना, कुछ बोल के बता रहे हो, तो उसके लिए आप कोई पिक्चर भी दिखाओ या फिर उसे लिख भी दो, तो ये भी अच्छा तरीका है। उसे सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई तो दे रहा है ना बच्चे को। तो ये सभी के सभी अच्छे तरीके, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 4। वैसे भी हमें रिलायंस तो लेना नहीं है, हम एयरटेल भी ले सकते हैं, जियो भी ले सकते हैं, वोडा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो रिलायंस ऑन वर्बलाइजेशन एज प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण है तो मुख्य मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो हम जो है केवल मौखिक माध्यम पे ही जब आश्रित रह जाएंगे तो क्या वो किसी ऐसे बच्चे के लिए जिसे सुनने में तकलीफ हो रही है वो सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसे सुनने में तकलीफ हो रही है और आप सिर्फ बोले जा रहे हो, उसका आप कहते हो कि वो समझ नहीं पाया, वो कैसे समझेगा भैया? आपने कुछ उसकी मदद ही नहीं की। ठीक है, तो ये सभी तरीके जो हैं ये एक ऐसे बच्चे के लिए जिसको कि सुनने में परेशानी हो रही है उसके लिए अच्छे तरीके हैं। लेकिन आप केवल मौखिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत बात होगी, उसको समझने में परेशानी होगी। और हमसे क्या पूछा था? गलत बात के बारे में ही पूछा था, तो हमने गलती चुन ली है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीप सीटेड टीचर प्रेजुडिस अबाउट disadvantaged groups can often be revealed through an analysis of which of the following classroom process, मतलब कि निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गुड पूर्वाग्रह को उजागर कर सकता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई शिक्षक जो है स्टीरियोटाइप सोच रखता है किस चीज के प्रति, तो वंचित समूहों के प्रति अगर कोई व्यक्ति, कोई शिक्षक जो है स्टीरियोटाइप सोच रखता है तो वो आप कक्षा के किस चीज से पकड़ेंगे? कौन सी ऐसी चीज होगी कक्षा में जिसको देख के आप समझ जाएंगे कि वो शिक्षक जो है ना स्टीरियोटाइप थिंकिंग रख रहा है किसके प्रति? डिसएडवांटेज ग्रुप के प्रति। पहला है सीटिंग अरेंजमेंट्स डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास। बिल्कुल, अगर टीचर जो है जेंडर के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, क्लास के यानी कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो है बच्चे का सीटिंग अरेंजमेंट कर रहा है तो वो बिल्कुल स्टीरियोटाइप है। वो बिल्कुल ही जो है कक्षा में वंचित समूहों के प्रति पूर्वाग्रह को उजागर कर रहा है। वो क्या कर रहा है? पूर्वाग्रह को उजागर कर रहा है। आपने सीटिंग अरेंजमेंट क्या कर दिया है? जेंडर के हिसाब से कर दिया, कास्ट के हिसाब से कर दिया, क्लास के हिसाब से कर दिया। सभी बच्चे एक समान है, वो सभी के सभी पढ़ने आए हैं, उनको यूनिफॉर्म दी जाती है, सेम ड्रेस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है यूनिफॉर्म? ये बताने के लिए कि स्कूल में आप सभी बराबर हैं, आप सभी समान हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर कार से आ रहे हो तो आप स्कूल में ज़्यादा अच्छी वाली सीट पे बैठोगे या आपके लिए सोफा लग जाएगा, या फिर आप अगर साइकिल से आ रहे हो तो आपको बेंच पे बैठना है। ऐसा नहीं है, सबके लिए समान है, सबको उसी यूनिफॉर्म में रहना है, सबको उसी प्लेग्राउंड में खेलना है, सबको साथ लंच करना है। तो अगर कहीं पर भी सीटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार का होता है कि जेंडर के हिसाब से बांट दिया गया, कास्ट के हिसाब से बांट दिया गया, क्लास के हिसाब से बांट दिया गया, तो बिल्कुल क्या दर्शाता है कि कक्षा के जो अध्यापक है ना वो वंचित समूहों के प्रति गुड पूर्वाग्रह को उजागर कर रहे हैं। यानी कि उसके मन में क्या है? डीप सीटेड टीचर प्रेजुडिस अबाउट डिसएडवांटेज ग्रुप कैन ऑफन बी रिवील्ड थ्रू सीटिंग अरेंजमेंट्स डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास। हमें ऐसा नहीं करना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
या फिर आप कहोगे तो मैं सारे ऑप्शन बता भी देती हूँ। दूसरा ऑप्शन है एनकरेजमेंट ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड मोटिवेशनल स्टाइल बाय द टीचर। अध्यापक निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित कर रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि टीचर चाहता है कि आप किसी चीज़ में जो है मास्टरी कर ले, मतलब कि उस चीज़ में आप निपुण हो जाए, आपको वो कौशल अच्छे से आ जाए। जिस कौशल को आप जो है बहुत अच्छे से निपुणता के साथ सीखना चाहते हैं उसी को कहते हैं मास्टरी ओरिएंटेड शिक्षण का स्टाइल। ठीक है, ये अच्छी बात है। मेकिंग रीजनेबल एकोमोडेशन ऑफ फॉर चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज बाय टीचर। अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, मतलब कि टीचर जो है जिस बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी है उसके हिसाब से कुछ परिवर्तन कर रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू एग्जामिन, रेसिस्ट एंड चैलेंज द मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। जहां बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा है वो भी अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को कास्ट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, क्लास के हिसाब से हमने बांट दिया है, ये गलत बात है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिएटिविटी इन क्लासरूम कैन बी इनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू, यानी कि कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। सृजनात्मकता यानी कि कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नवीन क्रिएशन करने के लिए हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट को। ज्वाइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन, या फिर इनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग, या फिर मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देना, या फिर डेवलपिंग गुड टेस्ट टेकिंग स्किल्स, परीक्षा देने के लिए बेहतर कौशल विकसित करना, या फिर लर्निंग कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी सोच को सीखने में मदद करना। तो सबसे पहले तो अभिसारी सोच के बारे में सोचना ही नहीं है, या फिर टेस्ट देने से कोई भी जो है क्रिएटिविटी नहीं आएगी। आपने जो क्वेश्चन दिया उसके बच्चे आंसर देने, यहाँ पे क्या क्रिएटिविटी हो रही है। उसके बाद क्या है, ज्वाइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन। हम स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन अगर दे देते हैं तो उससे क्रिएटिविटी कहाँ आएगी, लेकिन जब हम उन्हें इंकरेज करेंगे कि आप मौलिक सोच रखें, ठीक है, कुछ डिस्कवरी करें, मतलब मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देंगे अगर हम उनको इनकरेज करेंगे ओरिजिनल डिस्कवरी करने में। ओरिजिनल डिस्कवरी मतलब क्या, कि जो वो डिस्कवरी स्वयं से करेंगे, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है यहाँ पे, यहाँ वो खोज स्वयं करेंगे। तो जब वो खोज स्वयं करेंगे मतलब वो कुछ नया खोज कर रहे हैं, मतलब वो क्रिएटिविटी कर रहे हैं, यानी कि क्रिएशन कर रहे हैं। तो जब हमें बढ़ावा देना हो किसी रचनात्मकता को, सृजनात्मकता को, तो हमें क्या करना होगा कि बच्चे को इनकरेज करना होगा। किस चीज़ के लिए, तो मौलिक खोज के लिए, चिंतन के लिए। मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देंगे तो उससे क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, इसके लिए हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, क्रिएटिविटी किससे कनेक्टेड है। हमने वहाँ पर जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग को कट कर दिया था। क्यों कट कर दिया था, क्योंकि जेपी गिलफर्ड ने बहुत अच्छे से बताया है कि क्रिएटिविटी इज कनेक्टेड विद डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन। कैसे, अपसारी चिंतन। हमें क्या करना है, जाना है अप। जब हम करेंगे रचना किसी की क्रिएटिविटी तो हमें दूसरों से ऊपर सोचना होगा, यानी कि ऊपर जाना होगा, यानी कि अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन किससे कनेक्टेड है, तो डाइवर्जेंट क्रिएटिविटी से। डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे रिलेटेड है, तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है कहीं से भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या हुआ, सिकुड़ता हुआ सोच हुआ। अभी सारी चिंतन सिकुड़ता हुआ सोच हुआ। जब हम जो है केवल 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, ना हमें यहाँ पर कुछ नया क्रिएट करना है, ना समझना है, ना समझाना है, जो वहाँ पर लिखा हुआ उसमें से कोई एक चूज कर रहे हैं, ये क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग हुआ। ये क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग हुआ। लेकिन जब जो है हमें नया क्रिएट करना होता है तो हमें उसमें क्या करना होगा, दिशाओं में सोचना होता है, दिशाओं में सोचना होता है। और दिशाओं में सोचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन कहते हैं। तो ये किसने बताया था, जेपी गिलफर्ड ने बताया था। अब एक और व्यक्ति के बारे में बात कर लेते हैं जो कि फादर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि पॉल टॉरेंस। पॉल टॉरेंस ने जो है क्रिएटिविटी के लिए 4 एलिमेंट की बात की है, जिसके बारे में ऊपर में बात हुई थी, यानी कि मौलिकता। तो इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले तो क्रिएटिविटी के लिए जो है ना, सोच में, थिंकिंग प्रोसेस में लचीलापन होना चाहिए। आप किसी एक चीज पे रिजिड नहीं रह सकते कि केवल इसी आइडिया से हम इस चीज को बनाएंगे। नहीं, हमारे पास आइडियाज के भंडार होंगे, हम आइडियाज में परिवर्तन कर पाने में सक्षम होंगे। जहां पर हमें लगेगा कि हमें बदलाव करना है तो वहां बदलाव कर भी पाएंगे। इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमें अपने विचारों में रखना है लचीलापन, तब हम होंगे क्रिएटिव। उसके बाद फ्लुएंसी, धारा प्रवाहिता। धारा प्रवाहिता यहाँ किस चीज के लिए, तो आइडियाज के लिए है। हम धारा प्रवाह होकर के आइडियाज ढूंढेंगे। मतलब क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं सबसे पहले तो क्या होते हैं, वो रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है किस में, उनके सोच में। किसमें होती है, सोच में, थिंकिंग प्रोसेस में होती है। उसके बाद क्या है, उनके पास आइडियाज के भंडार होते हैं, वो बहुत ही धारा प्रवाहिता के साथ आइडियाज ढूंढते हैं। उसके बाद क्या, तो वो मौलिक चीज ढूंढते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करते। क्या है, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, वो अपना कुछ नया बना रहे हैं, मौलिक चीज सोच रहे हैं, नवीन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये बात ध्यान रखना है कि नवीन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है केवल एक नया आविष्कार ही करें जो पहले कभी हुआ ही नहीं था। जो पहले से बनी हुई चीज है उसमें भी अगर आप जो है मॉडिफिकेशन करके उसमें कुछ नया चीज ऐड कर देते हो, ये भी क्रिएटिविटी ही कहलाती है। ठीक है, मॉडिफाई करके आपने कुछ नया क्रिएट कर दिया, लेकिन ये नॉवल है, मतलब कि मौलिक है, तो ये भी जो है क्रिएटिविटी होगी।
उसके बाद है विस्तारण यानी कि इलेबोरेशन, मतलब वो अपने ही विचारों के प्रति जो है और विस्तार से सोच पाने में सक्षम होते हैं कि हमने ये किया, अगर हम ये नहीं करते तो क्या होता, अगर हम इसमें ये भी करते तो क्या होता, मतलब अपने विचार को वो और विस्तार रूप से देख पा रहे हैं। तो ये 4 एलिमेंट है किसके लिए, तो क्रिएटिविटी के लिए किसने दिए हैं, तो पॉल टॉरेंस ने दिए। क्या क्या है, तो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। कॉग्निटिव एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद इन ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, अगर कक्षा में जो है एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। हमें किस चीज को बढ़ावा देना है, तो संज्ञानात्मक सहभागिता को बढ़ावा देना है। किस क्लास में, तो कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनावादी क्लासरूम में, संरचनावादी क्लासरूम में। तो क्या संरचनावादी क्लासरूम में बच्चे की बातचीत को, चिल्ड्रन टॉक को बढ़ावा का बच्चे की बातचीत जो है हमारे क्लासरूम में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होंगे, बिल्कुल सहायक होंगे। चिल्ड्रन टॉक का मतलब यहाँ ये नहीं समझ लीजिए कि बच्चे हल्ला कर रहे हैं, नहीं, बच्चे बातचीत कर पा रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछ पा रहे हैं, जवाब दे पा रहे हैं, यहाँ उस चीज की बात हो रही है। इमोशंस ऑफ ए टीचर के इमोशन, शायद पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एमंग चिल्ड्रन, बिल्कुल टीचर के साथ बच्चों के और बच्चों के साथ दूसरे बच्चों के अगर इंटरपर्सनल स्किल जो हैं अच्छे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो वहाँ क्या होता है, सक्रिय माहौल रहता है, अच्छा माहौल रहता है, लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं होता है, डांट डपट का माहौल नहीं होता, अच्छा माहौल होता है, जिससे क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। और जहाँ तक बात है इमोशंस ऑफ ए टीचर की, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप अच्छे मूड में जा रहे हो बच्चे को पढ़ाने के लिए, आप जो है बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हो, बच्चों को हंसा के खिला के पढ़ा रहे हो, तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे ना। तो इमोशन ऑफ टीचर भी प्रभावित करते हैं। उसके बाद क्या, एक्सटर्नली इम्पोज डिसिप्लिन। अब ये जो पॉइंट इन्होंने लिख दिया ना, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा, ये गलत लिख दिया। आप बार बार डंटे मार करके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हो। एक समय बाद जो है वो बच्चा उसकी आदत रख लेगा, या फिर आपके प्रति बगावत भी कर सकता है कि आपने मुझे क्यों मारा, आप मुझे मत मारो, या फिर सोच लिया कि अच्छा सर तो मारते ही है तो मैं पढ़ूँ क्यों, छोड़ देता हूँ, मार खा लूंगा। इस तरह की चीजें भी हो सकती है। तो इस तरह की बात हम नहीं करते, लेकिन तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो अब ढूंढते हैं कि तीनों ऑप्शन कहीं हैं या नहीं, बिल्कुल हैं, 3rd ऑप्शन में है। तो बच्चों का वार्तालाप, अध्यापक के द्वारा के संवेग और बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा जो है हम एक संरचनात्मक कक्षा कक्ष में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को सुसाधित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द फेलियर ऑफ चिल्ड्रन इज ऑफन द फेलियर ऑफ स्कूल। बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो स्कूल भी फेल हो रहा है। ये कौन कहता है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है। ये कौन कहता है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को कौन सा जो है यहाँ पर का ऑप्शन सपोर्ट करता है। स्कूल एग्जिस्ट सो दैट दे कैन अप्रोप्रिएटली डिस्क्रिमिनेट अमंग स्टूडेंट एबिलिटी, मतलब स्कूल होते हैं इसीलिए हैं कि वो भेदभाव क्रिएट कर दे स्टूडेंट में उनके योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर। या फिर चिल्ड्रन फेल बिकॉज स्कूल डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि विद्यालय ध्यान नहीं रख पाता इंडिविजुअल डिफरेंस का, और उन इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से, बच्चों के पेस के हिसाब से उनको अधिगम प्रक्रिया प्रदान नहीं कर पाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हर बच्चा जब पढ़ने का उसका जो है इंडिविजुअल डिफरेंस है, अधिगम शैली अलग है, तो हम एक ही तरह से अगर पढ़ा रहे हैं तो हर एक बच्चे के पास होने का हम कहाँ से सोच पा रहे हैं कि हर एक बच्चा पास हो जाए, जब हमने प्रोवाइड नहीं किया हर एक बच्चा के हिसाब का वहां पर वो फैसिलिटी। तो चिल्ड्रन फेल बिकॉज दे डू नॉट कंप्लाई विथ स्कूल रिक्वायरमेंट्स। पहली बात, हमें बच्चे को बुरा कहना ही नहीं है। हम बच्चे को ना डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ना ही बच्चे में कोई बुराई ढूंढेंगे। अगर बुराई है तो सिस्टम में है, बुराई है तो हमारे शिक्षण विधि में है, बच्चे में कोई बुराई नहीं होती है, ध्यान देना इस बात पे। चिल्ड्रन फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी एंड लेस IQ। ऐसा किसने कह दिया भैया कि लेस IQ है इसलिए बच्चे फेल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चे असफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने के विविध गतियों का संज्ञान नहीं करती। बच्चे के प्रत्येक बच्चे के जो सीखने का गति है उसको संज्ञान में नहीं ले रही है, कौन? विद्यालय। और इसी की वजह से बच्चे क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। ये कहना है इस लाइन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए, टू बी रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल ए कंसेप्ट नीड्स टू। किसी संपत्ति के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? टॉट यूजिंग ए प्रॉपर डेफिनेशन। डेफिनेशन देके केवल हमें नहीं पढ़ाना है, हमें उन्हें क्या करना है? उनको उनके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है, उनको समझाना है, उनको केवल डेफिनेशन नहीं बता देना है। इसी के लिए जो है EVS में, EVS की बुक जो होते हैं 1 to 5 के, एक्चुअली 1 to 5 के नहीं 3 to 5 के, इसमें क्या था? डेफिनेशंस नहीं होते हैं, उसमें बताया जाता है जीवन से जोड़ के। लिंक्ड विद सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात है। बच्चे के जीवन से संबंधित, आपको भी अगर मैं किसी चीज का एग्जांपल आपके जीवन से संबंधित देती हूँ तो आप उस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये क्या है कि अगर हम पढ़ाने के समय बच्चे को उसके वास्तविक जीवन से संबंधित एग्जाम्पल देंगे, उसके सामाजिक स्थिति से संबंधित एग्जाम्पल देंगे, तो वो उस चीज को अच्छे से समझेगा।
यानी कि वो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आवश्यक है। फिर रिप्रोड्यूस्ड करेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक इन चाइल्ड्स नोटबुक, मतलब क्या करेंगे ना, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है ना उसको सीधे सीधे छाप देंगे उसके कॉपी में, ऐसा नहीं करना। मेमोराइज तो करना ही नहीं है, इसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, रट लेना है। सीधा आंसर है हमारे पास कि हमें बच्चे के को, अगर हमको मीनिंगफुल लर्निंग करवानी है बच्चे को, तो हमें उसके वास्तविक जीवन से, उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य से उस चीज को लिंक करना होगा। Question number 111, the fear of failure needs to be discouraged in children within a classroom because fear of failure, फेल होने के डर को डिस्करेज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर रखना चाहिए, रखना क्यों जरूरी है? चिल्ड्रंस फियर कैन नॉट बी हैंडल्ड विद इन ए क्लासरूम बाय टीचर, मतलब कि एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकते, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे 30 बच्चे होते हैं, 35 बच्चे होते हैं और टीचर जो है सभी बच्चों का ध्यान देते हैं, तो ऐसा कहना बेकार है। स्कूल कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इमोशनल लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम तो बिल्कुल, हम बच्चे के इमोशनल पर्सपेक्टिव का भी ध्यान देते हैं कि बच्चे का इमोशन भी हर्ट ना हो, इस तरह से हम अपने अधिगम शैली को बनाएं। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, इस तरह की कोई बात नहीं है। फेलियर्स एंड एरर्स आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, बिल्कुल फेल होना या फिर गलती होना, त्रुटि होना और असफलता बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। हर बार क्या आप प्रत्येक कार्य को बिल्कुल ही निपुणता से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। किसी कार्य को करने में आपको भी परेशानी होगी और किसी कार्य को आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। तो त्रुटि होना, असफलता होना, ये तो पढ़ाई है, क्या हमारे जीवन का भी एक हिस्सा है। तो हमें इसको क्या समझना चाहिए? जीवन का एक हिस्सा है, ये पढ़ाई का एक हिस्सा है। इसीलिए हमको बच्चे के मन में फियर ऑफ फेलियर नहीं करना चाहिए, फेलियर का जो है डर नहीं व्याप्त करना चाहिए। चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंसेस फियर आर डेवलपमेंट फेलियर्स, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। बच्चे के प्रति हमें कोई भी जो है नकारात्मक चिंतन नहीं रखना है, हमें जो है डिस्करेज करना है क्लास में फियर ऑफ फेलियर को। क्यों डिस्करेज करना है? क्योंकि असफलता और त्रुटियां जो है बच्चे के अधिगम का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उसके लिए हम बच्चे को डरा दें, अगर तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हें मैं क्लास के बाहर खड़ा रखूंगा, अगर तुम फेल हो जाओगे तो मैं तुम्हें जो है 5 बार लिखने को कहूँगा वही चीज़, इस तरह का डर हमें उनमें व्याप्त नहीं करना है। ठीक है, उनका डर जो है ये हमें उन्हें डराना नहीं है, हमें ये बात समझना है कि ये उनके शिक्षा का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, It is often argued that rewards may not be the best method of motivating learners because अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं के अभिप्रेरण करने का उत्तम तरीका नहीं है। ऐसा क्यों है? They decrease intrinsic motivation, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन हो जाती है। They increase intrinsic motivation, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। They decrease extrinsic motivation, इससे बाह्य अभिप्रेरणा छीन होती है। या फिर they decrease both intrinsic या extrinsic motivation, वो दोनों ही यानी कि आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा को घटा देते हैं। तो पहली बात तो कि किसी को पुरस्कार देना ये जो है बाह्य अभिप्रेरणा का ही एक एग्जाम्पल है, बाह्य अभिप्रेरणा का ही एक एग्जाम्पल। तो जब हम ये देंगे तो ये जो है बाह्य अभिप्रेरणा को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा को बढ़ा देगा, ये घटाएगा नहीं। उसके बाद क्या, जब ये गलत हो गया तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया कि बोथ को, क्योंकि ये तो बाह्य अभिप्रेरणा को बढ़ावा देगा, लेकिन ये किस चीज को घटा देगा? ये डिक्रीज कर देगा आंतरिक अभिप्रेरणा को। अब बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होगा। अब आप बच्चे को जब मेडल का लालच देंगे, जब चॉकलेट का लालच देंगे, तभी वो काम करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार पुरस्कार देकर के आप और बच्चे से काम करा रहे हैं तो ये ज्यादा समय के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे का आंतरिक अभिप्रेरणा जो है ना वो खत्म हो जाता है। जहां पर मेडल मिलने की बात नहीं आएगी, पुरस्कार मिलने की बात नहीं आएगी, उस क्षेत्र में तब बच्चा जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे लगेगा यहाँ तो मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, मुझे मिल ही नहीं रहा कुछ, है ना। बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन होता क्या है? अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति को कार्य हेतु गति प्रदान करती है, दिशा दिखाती है, कार्य प्रतिबद्धता प्रदान करती है, ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आपको सीटेट की तैयारी करना है, आपको सीटेट पास करना है, तो इसके लिए आपको क्या मिला? मोटिवेटेड हैं आप, तो इसके लिए आपको गति मिली। आपने क्या किया? दिशा देखा कि कहाँ से हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, फिर उसके लिए आपने कार्य प्रतिबद्धता शुरू की। आप रोज उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके वीडियोज़ देख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं। ये किस लिए हो रहा था? कि आप सीटेट को पास कर सके, यानी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो अभिप्रेरणा वो चीज है जो हमारे कार्य के लिए ना हमें गति प्रदान करती है और हमें प्रतिबद्धता प्रदान करती है, दिशा दिखाती है। जब हम अभिप्रेरित होते हैं तो हम जो है उस कार्य को अच्छे से करते हैं। उसके बाद स्किनर महोदय ने कहा है कि मोटिवेशन इज सुपर हाईवे टू लर्निंग। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप में मोटिवेशन है कि नहीं मुझे ये काम करना है, आप अपनी खुशी के लिए वो काम कर रहे हैं, मोटिवेटेड हैं, तो आप उस काम को जरूर करेंगे। तो इसीलिए कहा है स्किनर ने कि मोटिवेशन इज सुपर हाईवे टू लर्निंग। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो वो आपका हाईवे है लर्निंग के प्रति। मोटिवेशन इज प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग। ये बात मैंने आपको आज के वीडियो में दूसरी बार बताई, मतलब आज की वीडियो में नहीं, आज दूसरी बार बता दी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि शर्त है कि इसकी सीखने की शर्त क्या है? तो मोटिवेशन है।
कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए? तो मोटिवेशन है। अगर हम मोटिवेटेड नहीं होंगे तो हम उस गति से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। हम भले ही बेमन से बैठ गए बुक लेकर के, लेकिन हम उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे उससे। इसीलिए कहा जाता है कि मोटिवेशन वो शर्त है जो हमारे अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब समझ लेते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक, मतलब कि बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक और एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य। अब ये बच्चा जो फुटबॉल खेल रहा है ना, इसको बस चाहिए ये कप, और ये बच्चा खेल रहा है क्योंकि इसको खेलने से मिलती है खुशी। तो जब हम किसी बाह्य चीज़ के लिए, किसी पुरस्कार के लिए जब खेलते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं या फिर कोई भी कार्य करते हैं किसी बाह्य चीज़ पुरस्कार के लिए, तो इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन जब हम केवल अपनी खुशी के लिए, अगर मुझे शिक्षक बनना है क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने में खुशी मिलती है, तो ये हो गया आंतरिक अभिप्रेरणा। लेकिन जब मुझे शिक्षक बनना है क्योंकि इसमें सैलरी अच्छी मिलती है, तो ये हो गया बाह्य अभिप्रेरणा। तो जब बार बार बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में बात की जाएगी ना, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा को कम कर देगी और धीरे धीरे खत्म कर देगी। Question number 113. Good problem solvers often have which set of the following characteristics? Question number 113. Good problem solvers often have which set of the following characteristics? अगर एक अच्छा समस्या समाधान वाला व्यक्ति है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होंगे? ठीक है, पहला है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी तो होगी। लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, पता नहीं। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी सोच, ये तो अच्छा लग रहा है ऑप्शन। फिर है फंक्शनल फिटनेस, या फिर क्रिएटिविटी या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग या फिर लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिटनेस या फिर रिस्पॉन्स सेट। चलिए इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं कि निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी या फिर अपसारी चिंतन। और दूसरा ऑप्शन है क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मकता और फिर अभिसारी चिंतन। प्रतिक्रियात्मकता, अनियमितता की कमी, अभिसारी चिंतन या फिर सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता या फिर प्रतिक्रियात्मक अनियमितता। तो एक बात ध्यान देने योग्य है यहाँ पर कि जहाँ जहाँ अभिसारी चिंतन है वो तो कभी भी इसके लिए अच्छी बात नहीं होगी, अभिसारी चिंतन तो नहीं हो सकती। और उसके बाद क्रियात्मक जड़ता या फिर फंक्शनल फिटनेस कहते हैं, मतलब आप किसी कार्य को करने के लिए केवल एक ही विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी एक फिक्स्ड विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो जरूरी नहीं है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, वो भी अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो हम अनेक विधियों का इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो कन्वर्जेंट वाला भी हट गया, ये भी हट गया। फिर एक और ऑप्शन है हमारे पास जहाँ पर कि कन्वर्जेंट थिंकिंग है, तो हमारे ये तीनों ऑप्शन ही हो जाते हैं गलत। तो हमारे पास आ जाता है हमारा राइट आंसर, यानी कि क्रिएटिविटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब देखिए लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट को समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ जो लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ अनियमितता। अनियमितता क्या होता है? अनियमितता होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि जो कि फ्लेक्सिबल ना हो। तो यहाँ बोला जा रहा है कि लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट मतलब प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी है, मतलब कि इनफ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, अर्थात ये है फ्लेक्सिबल। उसमें क्या है? इनफ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था। डाइवर्जेंट थिंकिंग भी अच्छी बात है, अपसारी चिंतन, क्रिएटिविटी भी अच्छी बात है, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट भी अच्छी बात है। मतलब क्या है कि व्यक्ति फ्लेक्सिबल है। प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी है, मतलब कि व्यक्ति में इनफ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। तो एक गुड प्रॉब्लम सॉल्वर के लिए जरूरी है कि वो फ्लेक्सिबल हो, वो डाइवर्जेंट थिंकर हो और वो क्रिएटिव हो। Question number 114. Teacher believes about success failures of students often influence learning and motivation of students, especially from the disadvantaged group. Which of the following statement is correct in this context? शिक्षिका के विद्यार्थियों की, खास करके सुविधा वंचित वर्ग के बच्चों की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने को व अभिप्रेरणा प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? आपको ऐसा कथन चुनना है जो कि एक कथन से संबंधित हो। ऐसा नहीं कि कुछ पूछा जा रहा है ए तो आप ढूंढ लें बी, ठीक है। जो इससे संबंधित होगा ना, जो इस पॉइंट से संबंधित होगा, जहां पर कि कहा जा रहा है कि टीचर का जो बच्चों के प्रति सोच होता है ना, कि वो जो उनके प्रति सफलता और असफलता को लेकर के उनके जो विचार होते हैं वो बच्चे को प्रभावित करते हैं। इसके बारे में कौन सा कथन सही हो सकता है? टीचर एक्सपेक्टेंसी इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस लर्निंग सिग्निफिकेंटली, यानी कि शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। यही तो यहाँ पर में लिखा हुआ है ना कि टीचर का जो बिलीव है किसी बच्चे के सक्सेस के लिए या फिर फेलियर के लिए, वो बच्चे को क्या करता है? मोटिवेटेड करता है या फिर कुछ भी या तो डीमोटिवेटेड करता है। ये बात कहाँ से मिल रही है? तो ये बिल्कुल इस चीज़ से मिल रही है कि टीचर एक्सपेक्टेंसी इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस लर्निंग सिग्निफिकेंटली। टीचर का जो सोच होता है ना बच्चों के प्रति,
वो शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। क्या होता है ना कि कोई एक शिक्षक है जो बच्चे को बार बार डांट रहा है या किसी एक बच्चे को बार बार डांट रहा है, अब क्या होगा कि उस बच्चे का मन उस क्लास में लगेगा नहीं। जिस क्लास में बच्चे को जो है ये शिक्षक जो है बच्चे के साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, उस क्लास में तो बच्चा बहुत एक्टिव है। वही सेम बच्चा बहुत एक्टिव है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर दे रहा है, लेकिन दूसरे क्लास में जब वो टीचर आते हैं जो उसको हमेशा डांटते रहते हैं, उसको ऐसा दर्शाते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता है भैया, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, इस प्रकार की बातें करते हैं, तो वहां पे बच्चा क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाता है। तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि शिक्षक की जो एक्सपेक्टेंसी होते हैं ना, वो बच्चे को प्रभावित करते हैं, यानी कि शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों की सीखने की को बेहद प्रभावित करती है। अगले क्वेश्चन की ओर, टू बी एबल टू क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कैसा लर्निंग एनवायरनमेंट? पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट विद इन द क्लासरूम। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमको क्रिएट करना है कक्ष में, तो इसके लिए शिक्षक के लिए क्या करना हो, शिक्षक को क्या करना होगा, क्या जो है उसके लिए महत्वपूर्ण है। फॉलो द फिक्स टाइम टेबल, तो जब भी आ जाएगा फिक्स्ड, रिलायंस, इस सब तरह की बातें हमें सुननी ही नहीं है। जब हमें क्या करना है, केटर करना है या फिर हमें ढूंढना है कि क्या पॉजिटिव है, तो कभी भी फिक्स्ड टाइम टेबल या फिर स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, ये सब कभी भी जो है अच्छा नहीं होता है। आर एबल टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन यूजिंग अवार्ड्स एंड पनिशमेंट। हमने अभी पढ़ा कि बार बार अवार्ड या पनिशमेंट, यानी कि बाहरी जो है पनिशमेंट देना या फिर बाहरी मोटिवेशन देना हर बार अच्छा नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रंस इमोशन विद इन लर्निंग प्रोसेस, मतलब कि लर्निंग प्रोसेस में हम किसको भी शामिल कर रहे हैं, बच्चों के संवेगों को भी शामिल कर रहे हैं। बच्चे का जो संवेगात्मक कंडीशन है ना, उनके संवेग का भी हम ध्यान रख रहे हैं। मतलब हम ऐसा कक्षा में माहौल बना रहे हैं जो उनके संवेगों पर भी ध्यान केंद्रित करें, मतलब उनको खुश रख के पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि डांट टपट के पढ़ा रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम जो है इससे पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर बच्चे खुश हैं, अगर बच्चे अभी प्रेरित हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन एंड मेकिंग ग्रुपिंग अकॉर्डिंगली, तो हम जो है बच्चे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइपिंग ये सब नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, बच्चों के इमोशन का भी ध्यान रखना है ना। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? ये एक निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके नहीं, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग करके, बच्चों को अनुशासित रख करके, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर उनके संवेगों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे रो रहे हैं और हम उन्हें रोते हुए छोड़ दे रहे हैं, अपने सिर्फ क्लास में ब्लैक बोर्ड पे लिखने पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो पढ़ाई अच्छी कैसे होगी? बिल्कुल भी। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो समझ सके, कुछ सीख सके, और इसके लिए हमें क्या करना, सकारात्मक माहौल बनाना। और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए उनके संवेगों को भी जो है हमें सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा बनाकर चलना होगा। क्योंकि हमने कल के ही वीडियो में, मतलब कि फिफ्थ वीडियो में ही हमने पढ़ा था कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए, इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में गुथे हुए हैं। तो अगर हमको उनके संज्ञान का ध्यान रखना है तो हमें उनके संवेग का भी ध्यान रखना होगा। बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करना, हमें विभेदीकरण नहीं करना है। हमें कहीं पर भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या फिर स्टीरियोटाइपिंग केवल या फिर डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी चीज़ों से हमें दूर भागना है। ये कक्षा के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये हानिकारक है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। शुड ए टीचर बी कंसिडर्ड एज अथॉरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम हु कैन नॉट बी साइलेंट, मतलब कि एक कक्षा में शिक्षक को कक्ष में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कि कोई चुनौती ना दे सके। क्या लगता है आपको कि आप जो है क्लास में जाते हैं सत्ताधारी व्यक्ति बन करके कि आप जो बोलेंगे उतना ही बच्चे को सुनना है? आप कहेंगे उठो तो बच्चा उठेगा, आप कहेंगे बैठो तो बच्चा बैठेगा, आप कहेंगे बच्चे क्वेश्चन का आंसर दो तो देगा, आप पूछने कहोगे तो पूछेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्या लगता है आप जो ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं ये शिक्षण प्रक्रिया के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। तो हमें ढूंढना है कहाँ पर नो लिखा हुआ है, ऊपर में 2 जगह यस लिखा हुआ है, हमें इसे पढ़े बिना भी हम इसको साइड कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 उत्तर ढूंढने के लिए जो है नो वाले। पहला है नो, स्टूडेंट्स आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम सच टीचर्स व्हिच रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कंसेप्शनल क्लियरिटी। बिल्कुल बात सही है, नहीं विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने से हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है, सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। बिल्कुल सही बात है कि जो शिक्षक वहां पर सत्ताधारी बन के जाते हैं ना, उनसे बच्चे प्रश्न पूछने से डरते हैं, जिससे क्या होता है उनका संप्रत्य है वो क्लियर नहीं हो पाता है, कॉन्सेप्ट जो है उनका वो क्लियर नहीं हो पाता है, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर
नहीं हो पाता है, वो कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते। अगर उनको कोई कंफ्यूजन रहेगा भी तो वो आपसे पूछेंगे ही नहीं ना, उनको तो आपसे डर लगता है क्योंकि आप बन चुके हैं वहाँ पर सत्ताधारी व्यक्ति, तो वो आपसे डरेंगे कि सर तो डांट देंगे, मैम तो डांट देंगी, मैम तो बताएंगी ही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो शिक्षण प्रक्रिया बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सत्ताधारी नहीं बनना, हमें क्या बनना है, सुविधादाता यानी कि फैसिलिटेटर बनना है। जो हमें क्या कौन कहता है, एनसीएफ कहता है 2005, या फिर एनईपी भी यही कहता है कि हमें क्या करना, सुविधादाता बनना है, सुविधादाता बनना है ना। चलिए लास्ट ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। नो टीचर्स इन एनी केस आर इररिलेवेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग इन डिजिटल एज। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि कॉग्निशन और इमोशन होते हैं एक दूसरे से इंटरट्वाइन। तो जहां पर भी लिखा रहे कि अभी जो है विद्यालय में क्योंकि जो है टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो शिक्षक चले जाएंगे, उनका स्थान खत्म हो चुका है, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके पास, कंप्यूटर के पास संवेग नहीं है, केवल संज्ञान है। ठीक है, उनके पास संज्ञान भी नहीं है एक्चुअली में, वो भी हम ही उनमें भरते हैं, फिर भी मान के चल लेते हैं कि वो क्वेश्चन के आंसर तो देंगे ना, लेकिन उनमें संवेग नहीं है। ये जो हम बात करते करते कुछ हंसी मजाक भी कर लेते हैं, है ना, हम कुछ ऐसी बातें भी कर लेते हैं जो कि हमारे शिक्षण प्रक्रिया को मजेदार बना दे, बोरिंग ना लगे, इस तरह की चीजें वहां पर होना संभव नहीं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो है शिक्षक जो है स्थान ले लेंगे किसका, सॉरी कंप्यूटर स्थान ले लेंगे किसका, शिक्षक का। शिक्षक का स्थान किसी भी युग में कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमें आज का ये क्लास समाप्त करना है और इस सीरीज को भी समाप्त करना है। समाधान सीरीज के साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं 115 क्वेश्चन को, और हम समझ चुके हैं इंटेलिजेंस, एनसीएफ, एनईपी, फिर बाल विकास क्या होता है, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, स्टर्नबर्ग, टायर की थ्योरी, ये सभी के सभी हमने जो है बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ लिया, जो हमारे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए अपने एग्जाम के लिए। आज के इस लास्ट सेशन के साथ आप हो चुके हैं सीटेट के लिए तैयार, और पास होने के लिए और अपने घर वालों को मिठाई खिलाने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आपका मन करे तो मुझे वर्चुअल मिठाई भेज सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अगर आपको थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिले तो आप इस बारे में हमारे कमेंट में भी लिख सकते हो। थैंक यू।